हेलो दोस्तों। मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेली प्राइम में हम बेसिक अकाउंटिंग कैसे करेंगे। जो हमारे बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टिंग में शुरू में टेली सीख रहे हैं, या जो अभी किसी इंस्टीट्यूशन में किसी भी कंप्यूटर सेंटर में जाके कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं, अकाउंट्स का कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ, ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। ये जो वीडियो रहेगा, ये जो रहेगा हमारा स्टार्टिंग पर्पज से रहेगा कि शुरुआत में हमें कैसे अकाउंटिंग करनी होती है। जो स्टूडेंट्स फिलहाल सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्टिंग से हम क्या करेंगे, आपको शुरू से बताएंगे कि कैसे हमें लेजर्स खोलने होते हैं, कैसे स्टॉक आइटम्स खोलने होते हैं, कैसे हमें कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी होती है। ठीक है, कैसे हमें कंपनी क्रिएट करनी होती है जीएसटी से रिलेटेड, और फिर नॉर्मल एंट्रीज करना भी हम सीखेंगे। ठीक है ना। धीरे 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 हम क्या करेंगे, बेसिक से एडवांस में क्या करेंगे, हम मूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि आपको इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशंस और नए नए वीडियोस की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो इस ट्यूटोरियल में सबसे पहले हम क्या सीखेंगे दोस्तों, हम सीखेंगे कंपनी क्रिएट करना, कि जीएसटी में हम कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे आपको यहाँ पे इंटरफेस दिख रहा है जिसमें लिस्ट ऑफ कंपनीज है, ये बहुत सारी कंपनीज है जो पहले से खुली हुई है। ठीक है, अब क्या करना चाहते हो, आप कोई नई कंपनी क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे सबसे टॉप में दिख रहा होगा क्रिएट कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कंपनी डेटा पाथ, है ना। मतलब कि आप जो यह कंपनी बनाओगे, ठीक है, वो कंपनी का डेटा आपके कंप्यूटर के किस लोकेशन में सेव होगा, वो आपको यहाँ पे क्या है, लोकेशन डालनी है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, ये लोकेशन सी ड्राइव में ही होती है। सी ड्राइव के यूजर नाम के फोल्डर में पब्लिक नाम से सब फोल्डर है, फिर उसके अंदर भी एक टेली प्राइम का फोल्डर है, फिर उसके अंदर भी डाटा के नाम से एक फोल्डर है। तो ये क्या है, उसका पाथ है। आप चाहो तो यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ में आके, यहाँ सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में आके भी आप क्या कर सकते हो, उसका पाथ डाल सकते हो। जैसे अगर मैं स्पेसिफाई पाथ में आऊं तो यहाँ पे क्या करेगा, वो उसका लोकेशन मांगेगा, तो आपको क्या करना है, उस लोकेशन पे जाना है। जैसे मैं यहाँ पे एक विंडो खोल लेता हूँ ई ड्राइव में आके, जैसे मैंने यहाँ पे टेली डाटा के नाम से बना रखा है ना। ठीक है, तो इसी को क्या करता हूँ मैं, इस वाले को मैं डिलीट मार देता हूँ। यही मेरा क्या है, पाथ है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, मेरे जितना भी टेली का काम होगा ना, वो ऑटोमेटिक टेली इसके अंदर सेव करती रहेगी, सुरक्षित करती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस पाथ को क्या करूंगा, कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, और टेली में आके मैंने क्या करना है, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। तो आप एक तो ये स्टेप अपना सकते हो कि आप कॉपी पेस्ट मारोगे। ठीक है, दूसरा आप क्या करोगे, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में आके जहां पे भी वो आपका जो टेली का डाटा का जो मेन फोल्डर है, वहां पे आप जाओगे। जैसे मेरा जो मेन फोल्डर है वो ई ड्राइव में है, और ई ड्राइव में यहाँ पे देखो क्या है, टेली डाटा के नाम से। तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, अपने जो पाथ है, अपने टेली के डेटा का पाथ, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि भी यहाँ पे स्टोर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आ गया ई टेली डाटा। ठीक है, तो अगर आपका कंप्यूटर में विंडो उड़ भी जाती है, कंप्यूटर खराब हो जाता है, कंप्यूटर में एरर आ जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो जाता है, तो ई ड्राइव में या डी ड्राइव में, सी के अलावा ही आपको किसी अदर ड्राइव में सेव करनी है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, यहाँ आप अपना पेन ड्राइव वगैरह लगा के भी पेन ड्राइव की लोकेशन डाल सकते हो। तो जब भी आप काम करोगे तो पेन ड्राइव आपका लगा हुआ होना चाहिए फिर कंप्यूटर में, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ कि ई नामक ड्राइव में टेली डाटा के नाम से फोल्डर में हमारा जो है, जो हम कंपनी बनाएंगे वो सेव हो जाए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आप सेकंड ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ कंपनी नेम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपनी का नाम डालना है। तो मैंने डाल दिया एच के कंप्यूटर्स, क्योंकि मेरे कंप्यूटर सेंटर का नाम एच के कंप्यूटर से हाउस ऑफ नॉलेज कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, तो मैंने डाल दिया एच के कंप्यूटर्स ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, मेलिंग नेम में आप शॉर्ट नेम भी डाल सकते हो, जैसे मैंने डाल दिया एच के सी टी सी, ये भी आप डाल सकते हो। ठीक है, शॉर्ट नेम। एड्रेस है हमारा रंगीला चौक, सदर बाजार, तहसील छत्रगढ़, और डिस्ट्रिक्ट बीकानेर। ठीक है, आप एंटर एंटर मार के हर एक एड्रेस को कंटिन्यूस अलग अलग लाइन में लिखेंगे। स्ट्रेट एक ही लाइन में आपको सारा एड्रेस, फुल एड्रेस आपको मेंशन नहीं करना होता है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने डाल दिया हमारा एड्रेस। अब यहां हमसे पूछ रहा है स्टेट, तो स्टेट हम क्या लेंगे, यहां से हमारा स्टेट जो है वो राजस्थान है, तो इस लिस्ट में से आप क्या करेंगे, राजस्थान सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ये मांग रहा है पिन कोड, जो हमारा एरिया कोड है वो है 334021, तो हम 334021 डाल देंगे। अगर आपके पास कोई टेलीफोन नंबर है, लैंडलाइन नंबर है, तो आप यहाँ डालेंगे, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ेंगे।
फिर आ रहा है इसका मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर भी क्या करेंगे यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पे डेमो के तौर पे मैं कुछ भी मोबाइल नंबर डाल देता हूं, ठीक है। फिर आ जाता है फैक्स, फैक्स नंबर है, फैक्स मशीन अगर आप यूज करते हो तो आप यहाँ पे उसका नंबर डालोगे, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ोगे। ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है तो आप डालोगे, जैसे मैं डाल दिया ITGK.step, ठीक है, @gmail.com, ठीक है, ये हो गया। अगर आपके पास आपकी कंपनी की, आपकी दुकान की, आपके ऑफिस की, आपके सेंटर की अगर आपकी वेबसाइट भी बनी हुई है तो आप यहाँ वेबसाइट भी डाल सकते हो, ठीक है, अदरवाइज ब्लैंक करेंगे। फिर पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब कि किस फाइनेंशियल ईयर की आप अकाउंटिंग करना चाहते हो, वो आपको यहाँ डेट डालनी है। तो आपको पता होगा कि बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज हो जाता है, ठीक है ना। तो डेट तो है वो, डेट और मंथ, डे और मंथ तो सेम ही रहेगा, 1 अप्रैल ही रहने वाला है। ईयर आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे आप पिछले साल की अकाउंटिंग कर रहे हो, जैसे 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो यहाँ पे 1/4/23 लोगे, ठीक है। बट जो अभी करंट फाइनेंशियल चल रहा है वो चल रहा है 1 अप्रैल 2024, तो मैंने वही डाल दिया। फिर आ रहा है नीचे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। अब ये क्या होता है, ये होता है कि आपने इस फाइनेंशियल ईयर में, ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर 1/4/2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में आपने अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया, ठीक है, स्टेब्लिश कब किया, इनोग्रेशन कब किया, बिजनेस कब प्रारंभ किया, वो आपको डेट यहाँ पे डालनी होती है। या आपने अपनी बुक्स कब लिखनी स्टार्ट करी, वो यहाँ पे डेट डालनी होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने 1 सितंबर को या 21 सितंबर को हमने क्या करा है, बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप 21 सितंबर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप 1/4 भी लिख सकते हो, कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको वही डेट डालनी होती है। आप 1 अप्रैल भी लिख सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला, ठीक है। तो बेटर है कि आप यहाँ पे हमेशा वही डेट डालें जो आपका ऊपर की एड्रेस है, जो फाइनेंशियल ईयर की बुक बिगिनिंग फ्रॉम की वही डेट डालनी है जो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम की है, ठीक है। कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां तो लिख देंगे ऊपर 1/4/24, यहां लिख देंगे 31/3/25। ये सबसे बड़ी स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि भी 31 मार्च 2025 डाल देंगे, क्योंकि सर आपने तो कहा था ना 1/4 से 31 मार्च होती है। आप जब बिजनेस का डे खत्म होता है, बिजनेस का जो फाइनेंशियल क्लोज होता है, उसी में आप बिजनेस थोड़ी स्टार्ट करोगे। तो हमारा जो बिजनेस क्लोज हो रहा है वो आ रहा है 31 मार्च को, क्या आप 31 मार्च को बिजनेस स्टार्ट करोगे, नया बिजनेस खोलोगे अपना, उसका इनोग्रेशन करोगे, नहीं करोगे। तो अगले दिन ही तो आप नया साल स्टार्ट कर दोगे, तो क्या दोबारा बुक्स वगैरह आप डालोगे, नहीं। तो ऐसा नहीं होता है कभी भी, ठीक है। आप एक दिन रुक नहीं सकते, फिर एक दिन भी तो रुक सकते हैं ना, कि भी 1 अप्रैल को हम इनोग्रेशन कर सकते हैं, 2-4 दिन आगे करके कर सकते हैं। 31 मार्च को कभी भी कोई भी व्यक्ति जो है अपना बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट नहीं करेगा या बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे कभी भी 31 मार्च नहीं करनी, सेम डेट डालनी 1/4/24, बस खत्म कहानी, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट यहां आ रहा है नीचे बेस करेंसी सिंबल। तो जैसे ही आप स्टेट चूज करेंगे ना, वैसे ये बेस करेंसी सिंबल अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। तो बेस करेंसी सिंबल अपने इंडिया का जो होता है वो आर होता है, रुपीज, ठीक है। और फॉर्मल नेम होता है INR, इंडियन रुपीज, ठीक है, जो एज इट इज रहेंगे, इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी होती, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, एंटर मारोगे तो यहाँ पे आ रहा है राइट साइड में एक्सेप्ट यस और नो। तो अगर आपको एक्सेप्ट करना है इस कंपनी में, ठीक है ना, काम कंप्लीट हो गया आपको तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर मार के इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। एक्सेप्ट करवाने के बाद फ्रेंड्स वो हमसे पूछेगा कि भी आप इस कंपनी से रिलेटेड कोई फीचर आपको अनेबल करने हैं या नहीं करने हैं, मतलब इस कंपनी के रिगार्डिंग आपको किस किस प्रकार के फीचर्स की आवश्यकता है, उसको यस नो करके अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली अनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा कि भी कैसे हम अकाउंटिंग की एंट्री करेंगे, ठीक है, कैसे हम अकाउंटिंग में डील करेंगे। इन्वेंट्री में डील करना मैं आपको फिलहाल नहीं बताऊंगा, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कंपनी क्रिएट करने से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। दूसरा कि भी आपको कैसे कंपनी में एडिट करना होता है, कैसे कंपनीज बनाने के बाद आपको चेंजेस करने होते हैं और कंपनी डिलीट कैसे करनी होती है, वो हमारा रहेगा। फिर आपको कैसे लेजर्स खोलने होते हैं, जैसे परचेज के खाते, सेल्स के, क्रेडिटर, डेटर, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इन सब के अगर हमें अकाउंट्स खोलने हो तो हम कैसे खोलेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये दोनों ऑप्शन यस रखने हैं अकाउंटिंग ओनली में, ठीक है। हम सिर्फ अकाउंटिंग करेंगे, हम सिर्फ इतना करेंगे कि हमने माल बेचा कितना और खरीदा कितना, ठीक है। क्या बेचा, कौन कौन सा माल बेचा, कितनी कितनी क्वांटिटी में बेचा, किस किस रेट में बेचा, वो हमें डिफाइन नहीं करना। या कौन सा माल खरीदा, क्या खरीदा, कितने का खरीदा, कितने क्वांटिटी में खरीदा, वो डिटेल हमें नहीं डालनी यहाँ पे, वो फिलहाल नहीं सीखेंगे। क्योंकि हम एक चीज सीखेंगे ना, वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। मैं आपको सीधा ही अगर मान लो इन्वेंट्री क्रिएट करना भी बता दूंगा,
अकाउंटिंग भी बता दूंगा, तो जो बिगिनर्स हैं, जो शुरू में सीख रहे हैं ना, उनके लिए चीजें कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? तो शुरू में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिर्फ अकाउंटिंग में डील करना, इन्वेंट्री में मैं आपको डील करना नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, मेंटेन अकाउंट्स और अनेबल बिल वाइज एंट्री, ये हम इसको याद रखेंगे। बाकी ये जो दोनों है, इन्वेंट्री, मेंटेन इन्वेंट्री और इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री, ये दोनों ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, नो रहेगा। ठीक है, नो रहने के बाद अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसको भी अपन को क्या करना है, फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूं आपको, फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार नो ही करेंगे। ठीक है, अगर हम यस भी कर देंगे तब भी कोई इश्यू नहीं है। चलो मैं आपको यस करके बता देता हूं एक बार। ठीक है, ये लीजिए, इसको यस कर दिया। तो जैसे ही हम यहाँ पे यस करेंगे तो जीएसटी से रिलेटेड हमें क्या करना है, यहाँ पे फीचर्स वगैरह जो है, डिटेल्स वगैरह जो है हमें फिल आउट करनी है। ठीक है, कि आपका कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है जीएसटी में वो किस प्रकार का है, कंपोजिशन है, रेगुलर है, क्या है। ठीक है ना, वो हमें डिटेल भरनी है। तो जैसे ही एंटर मारेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमसे क्या मांग रहा है, स्टेट मांग रहा है। तो हमारा जो स्टेट है वो तो राजस्थान ही है। ठीक है, तो इसको एंटर मार के आप एक्सेप्ट करेंगे। फिर ये कह रहा है कि भी रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है आपका, रेगुलर है, कंपोजिशन है, रेगुलर SEZ है। तो आपको पता होगा कि रेगुलर स्कीम्स में क्या फायदे होते हैं, कंपोजिशन में क्या होते हैं, SEZ वालों को क्या फायदा होता है, उसके रिगार्डिंग मैं यूट्यूब पे अपना एक वीडियो बना चुका हूं जीएसटी से रिलेटेड, आप उसको भी देख सकते हैं। बट मैं आपको SEZ का बता देता हूं कि भी SEZ क्या होता है। SEZ का दोस्तों पूरा नाम होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। मतलब कुछ हमारे इंडिया में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनका जो एरिया है वो काफी बैकवर्ड है, पिछड़े हैं, वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है वो एरिया। तो उन एरिया को, उन एरियाज को, क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से एरिया बना दिया जिसको बोलते हैं SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और उनको बहुत सारी सुविधाएं दी है, बहुत सारे उनको बेनिफिट्स दिए हैं, उनको बहुत सारी छूट दी है गवर्नमेंट ने। ठीक है ना, कि भाई उनके लिए टैक्स में छूट है, 1 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा आप पे। ठीक है, और प्रोडक्ट जो है वो सस्ते रेट में वहां पे मिलते हैं, टैक्स वगैरह की छूट है, ताकि वो एरिया धीरे धीरे डेवलप होके और एरियाज की तरह भी विकसित हो जाए, डेवलप हो जाए। ठीक है ना, जब वो डेवलप हो जाएगा तो उसको SEZ के एरिया से बाहर निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो अगर आप उस एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ रेगुलर SEZ लोगे, अदरवाइज आप क्या करोगे, रेगुलर या कंपोजिशन लोगे। ठीक है, तो फिलहाल हम रेगुलर की एंट्री करेंगे, तो मैंने ले लिया यहाँ रेगुलर। फिर आ रहा है एक्सेसिस ऑफ अदर टेरिटरी, मतलब क्या आप अदर क्षेत्रों से बिलोंग करते हो, जैसे भी केंद्र शासित प्रदेश वगैरह होते हैं। क्या राजस्थान हमारा केंद्र शासित प्रदेश है? नहीं है। दिल्ली है हमारा, जैसे लद्दाख है, और एक तरीके से मैं कहूं तो दादर नगर हवेली है। ठीक है, और हमारा एक तरीके से जम्मू कश्मीर है। ये सारे हमारे, जैसे भारत में जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हमारे इसके अंदर आते हैं, तब आपको यस करना है, अदरवाइज नो। अब यहाँ पे जीएसटी नंबर पूछ रहा है, तो जो भी जीएसटी नंबर है आपके कंपनी का, जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था वो आपको जीएसटी नंबर यहाँ पे 15 अक्षरों का वो आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूं हमारा 15 अक्षरों का जीएसटी नंबर। ठीक है, फिर यहाँ पे आप पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1, आप अपना रिटर्न कैसे भर रहे हो, मंथली भरते हो कि क्वार्टरली। ठीक है, उस हिसाब से आप देख लेना। तो मैं यहाँ मंथली ले रहा हूँ एक बार। ठीक है, और यहाँ पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल को मैं नो कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा फीचर ऑन, और एक्सेप्ट करवा दूंगा मैं इसको, मैं एंटर मार के। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, कंपनी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है करंट पीरियड में 1 अप्रैल से 31 मार्च। करंट डेट में आपको आज की डेट दिख रही है 1 अप्रैल की। यहाँ डेट वही दिखाई देगी जो आपने बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में डाली है। अगर आपने यहाँ 9 सितंबर डाला होता तो यहाँ 9 सितंबर ही आता। जो भी डेट आपने बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में डाली है वो करंट डेट में आएगी। ठीक है, नेम ऑफ कंपनी में HK कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आ रहा है, और डेट ऑफ लास्ट एंट्री में नो वाउचर एंटर्ड आ रहा है, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी वाउचर पास नहीं किया है, जस्ट कंपनी अभी बनाई ही है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, आपने कंपनी बनाते वक्त अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आप उसका करेक्शन कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखो टॉप में लेफ्ट साइड में यहाँ पे कंपनी लिखा हुआ है, अल्ट के साथ के अगर आप की प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा कंपनी का। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, अब आप कंपनी में चेंजेस करना चाहते हो तो आप अल्टर में आओगे, सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, अल्टर में आके आपको जो भी चेंजेस करना है वो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कंपनी में चेंजेस कर सकते हो। मान लो आपने मोबाइल नंबर गलत भर दिया, आपने एड्रेस गलत भर दिया, कुछ भी रीजन है, आपने फाइनेंशियल ईयर ही मान लो गलत क्यों ना कर दिया हो, तो आप यहाँ आके ही चेंज करोगे। नेक्स्ट, अगर आपको डिलीट भी करनी है अगर कोई कंपनी, तो आप अल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे यस नो आ रहा है, जैसे मैं यस कर दूंगा तो ये कंपनी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल मेरे को नहीं करनी है तो मैं इसको नो कर देता हूं। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब हमें बनाने लेजर्स। मेन होता है हमारे लेजर्स। अब ये लेजर्स क्या होते हैं दोस्तों,
देखो लेजर्स हमारे टेली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये हमारे टेली में ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है कि भी जो टेली है वो इन लेजर्स को कैसे समझेगा। मतलब जैसे मैंने कोई नाम डाला मुकेश एंड कंपनी, तो हमें टेली को बताना पड़ेगा ना कि मुकेश एंड कंपनी है कौन, क्योंकि टेली इनको तो जानता नहीं है। टेली किसी भी नाम को नहीं पहचानता। टेली पहचानता है 28 ग्रुप्स को, क्योंकि टेली में 28 ग्रुप्स होते हैं, उनको ही टेली पहचानेगा। आपने जो भी नाम रखा है वो सिर्फ आपने अपने लिए लिखा है कि भी आप कैसे पहचानोगे उन लेजर्स को, बट हमें बताना है कि टेली कैसे पहचाने उसको, तो उसके लिए ग्रुप्स बनाए गए हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान देना है। तो लेजर्स और टेली ग्रुप दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, लेजर्स का नाम जो यूजर होता है, जो अकाउंटेंट होता है, वो खुद के लिए रखता है कि उसको पहचान हो जाए कि ये लेजर इस नाम से है, ये ऐसे वर्क करेगा, इसका काम ये है। ठीक है, बट जो टेली में जो ग्रुप होते हैं जैसे कैपिटल और परचेज सेल सन्ड्री क्रेडिटर सन्ड्री डेटर लोन्स एंड लाइबिलिटी, ठीक है ना, सिक्योर लोन अनसिक्योर लोन, ये सारे जो ग्रुप होते हैं ना, वो इसलिए जरूरी है कि टेली उनसे समझेगा कि जो आपने लेजर का नाम दिया है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है ना, ये हमें ध्यान देने योग्य बातें होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या है, अगर मैं आपको बताऊं तो हमने क्या कर रखा है यहाँ पे टेली में, मैंने डिफाइन कर रखा है कि भी टेली में जो हमारे ग्रुप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फाइल है मेरे पास। तो देखो ये लेजर्स हैं, ये ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो अगर आपने कोई नाम लिखा है कैपिटल अकाउंट, तो टेली पूछेगा भाई ये कौन है, बताओ मेरे को, क्योंकि टेली किसी भी नाम को नहीं पहचानता जो आपने डाला है, वो पहचानेगा इन ग्रुप्स को। समझ में आ रही मेरी बात? तो जो कैपिटल का ग्रुप रहेगा कैपिटल हमेशा। ठीक है, ड्राइंग्स का ग्रुप भी हमेशा कैपिटल ही रहता है, क्योंकि ड्राइंग्स जो आएगा वो अंडर कैपिटल के ही अंडर आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, सेल्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न, इन दोनों का जो ग्रुप वो सेम होता है, सेल्स सेल्स ही होता है। परचेज और परचेज रिटर्न, इन दोनों का ग्रुप भी परचेज ही होता है। ठीक है, अब आगे बात बैंक की। तो जितने भी बैंक है आपके, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इन दोनों का जो ग्रुप होगा वो सब बैंक अकाउंट ही होगा, बैंक ही होगा, ध्यान रखना। टेली जो है वो इन चारों को इनसे पहचानेगा कि भी ये बैंक है, चाहे आपका सेविंग अकाउंट है चाहे आपका करंट अकाउंट है। ठीक है, और अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है, जैसे यहां लिखा हुआ है लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है, तो अगर आपने किसी भी बैंक से लोन लिया है, तो बैंक अगर लोन आपको देगा तो ऐसे नहीं देगा, वो आपसे कोई ना कोई सिक्योरिटीज वगैरह रखवाएगा, आपके जमीन के कागजात, आपके खेत के, आपके घर के, किसी भी प्रकार के कागजात वगैरह वो आपसे रखवाएगा कि कल को आप आनाकानी करो, आप नहीं चुका पाओ, तो बैंक आपकी संपत्ति कुर्क कर सके, जब्त कर सके। ठीक है ना, तो ये सीन होता है, तो वो जाता है हमेशा सिक्योर लोन में, ध्यान रखना। और सिक्योरिटी नहीं रखवाई तो अनसिक्योर में जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और जो छोटे लोन होते हैं, एक साल के अंदर अंदर कोई और छोटी मोटी कोई लाइबिलिटीज वगैरह है, वो लोन एंड लाइबिलिटी में जाती है। ठीक है, फिर आ जाता है अगर आपने किसी दोस्त से, फैमिली फ्रेंड से अगर आपने कोई लोन लिया है, तो वो अनसिक्योर में भी डाल सकते हो, लोन एंड लाइबिलिटी में भी डाल सकते हो। अगर वो बड़ा लोन है तो अनसिक्योर में डालेगा, अगर वो छोटा लोन है तो लोन एंड लाइबिलिटी में भी डाल सकते हो। और वो हमसे कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं रखवाते, ठीक है ना, इसलिए हम अनसिक्योर में डालेंगे। और अगर हमने किसी को लोन दिया है तो वो जाएगा लोन्स एंड एडवांस असेट में। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट है हमारा ये फर्नीचर, प्रिंटर, कंप्यूटर अकाउंट, ये तीनों हमारे बिजनेस की फिक्स एसेट होते हैं, तो इन तीनों का ग्रुप सेम रहेगा, ये तीनों फिक्स एसेट में जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा जिससे हम माल खरीदेंगे, जैसे बंसल कंप्यूटर से खरीद रहे हैं, कंप्यूटर स्टेशन से खरीद रहे हैं, A1 कंप्यूटर से खरीद रहे हैं, तो इन तीनों का सेम ग्रुप रहेगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि जिससे भी हम माल खरीदते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे सप्लायर होते हैं वो सब सन्ड्री क्रेडिटर ही होते हैं। ठीक है ना, भले आप 1000 व्यक्तियों से माल खरीद रहे होंगे, हजारों के खाते खुलेंगे, बट ग्रुप सबका एक ही रहने वाला है, सन्ड्री क्रेडिटर। ऐसे ही आप क्या करोगे, जिसको आप माल बेचोगे, जो भी आपके कस्टमर होंगे, ग्राहक होंगे, उन सबका ग्रुप सेम रहेगा, सन्ड्री डेटर। ठीक है, और जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, अगर आप मान लो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कार्य नहीं कर रहे हैं, तो जितने भी आपके बिजनेस में खर्चे होंगे वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड होंगे। बिजनेस के लिए जो हम खर्चा करते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए जो हम खर्चा करते हैं, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। बट परचेसिंग से रिलेटेड जो आप खर्चा कर रहे हो, या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आप जो खर्चा कर रहे हो, वो सारा हमारा किस में आ जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट इनकम में आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड,
स्क्रैप वगैरह, ये सब हमारे इनडायरेक्ट इनकम में जाएंगे। और ये ध्यान रखना, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट पहले से इसमें खुला हुआ होता है, आपको खोलने की जरूरत नहीं होती है। बाकी तमाम आप खाते खोलोगे, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि भाई हम खाते कैसे खोलेंगे टैली में, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, कैपिटल अकाउंट है। तो इसको मैं क्या करता हूं, कॉपी कर लेता हूं और टैली में आता हूं, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रिएट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्रिएट में आना है। क्रिएट में आने के बाद आपको आना है लेजर में, ठीक है। लेजर में आप आके एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है नेम, तो जो आपको खाते का नाम रखना है जिससे आप पहचानोगे वो यहाँ पे नाम डालेंगे। तो मैंने डाल दिया कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब एंटर मारने के बाद सेकंड जो हमारा ऑप्शन है ये ब्लैंक रहेगा, ये शॉर्ट रूप होता है, ठीक है ना। कैपिटल को आप मान लो शॉर्ट रूप देना चाहते हो तो आप ये दे सकते हो, ना स्किप करेंगे। अब ये आ जाता है हमारा मेन अंडर, कि भी इसका ग्रुप क्या रहेगा हमारा। तो जो कैपिटल है उसका जो ग्रुप मैंने बताया वो कैपिटल ही रहता है, ठीक है। तो मैंने यहां से क्या करा, कैपिटल चूज कर लिया। फिर आ रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये हमेशा नो रहेगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल आपको सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर के लेजर्स में ही यस करना होता है, ठीक है ना। तो ये नो रहेगा। फिर जैसे ही हम यहाँ एंटर मार के नीचे आ रहे हैं तो पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप, क्योंकि कैपिटल का रजिस्ट्रेशन बताओ क्या वो रेगुलर है, कंपोजिशन या अनरजिस्टर्ड है। तो कैपिटल का कोई भी जीएसटी नंबर नहीं होता, क्योंकि हमने कंपनी क्रिएट करते वक्त वही डिफाइन कर दिया है हमने। तो इसको हम क्या करेंगे, अननोन कर देंगे, ठीक है। और एंटर एंटर मार के एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा खाता खुल गया हमारा कैपिटल का, ठीक है। दूसरा जो हमारा लेजर है वो हम खोलेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट का, ठीक है। तो मैंने कॉपी करा और यहां से पेस्ट मार दिया ड्रॉइंग्स अकाउंट, और इसका भी ग्रुप सेम ही रहता है, ठीक है। कैपिटल के अंडर में ही जाएगा, सेम एंट्री है, कुछ नहीं करना, एज इट इज हमको उसी तरीके से एंट्री पास करनी है जैसे हमने कैपिटल अकाउंट में करी थी। रजिस्ट्रेशन का टाइप हमारा अननोन हो जाएगा इसमें भी। ये लो, दो खाते खुल गए। तीसरा हमारा है सेल्स का अकाउंट, इसको भी मैं कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहां क्या करना है मेरे को, इसका जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा सेल्स अकाउंट, ठीक है। इसमें हमें क्या करेंगे नेक्स्ट, ये हमसे जीएसटी के रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी पूछेगा। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, एंटर एंटर मारते रहना है, जो जैसा है वो वैसा ही रखना है। जैसे यहाँ पे अभी एज पर कंपनी ग्रुप है तो एज पर कंपनी ग्रुप रहेगा। जीएसटी रेट एंड डिटेल्स ये भी हमें एज पर कंपनी ग्रुप रहेगा। यहां हमें देखना है कि टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, क्या वो कैपिटल गुड्स है या सर्विस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ गुड्स लेते हुए इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। दूसरा हमारा हो जाएगा परचेज अकाउंट। तो परचेज भी हमारा किस में जाएगा, परचेज के अकाउंट में जाएगा, ग्रुप हमारा परचेज ही रहेगा। बाकी सेम चीजें रहेगी, एज इट इज रहेंगी, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल करना है, यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे एज पर कंपनी ग्रुप, यहाँ पे भी एज पर कंपनी ग्रुप। फिर गुड्स लेते हुए इसको भी हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है। फिर मान लो आपका सेल्स रिटर्न का है, तो सेल्स रिटर्न का भी अकाउंट हम यहाँ से अंडर सेल्स में ही डालेंगे, ठीक है, क्योंकि सेल्स रिटर्न सेल्स में जाएगा। सब एज इट इज रहेंगी, कोई भी चेंजेस नहीं करना। गुड्स लेते हुए क्या करेंगे, आप इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। फिर परचेज रिटर्न का भी हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी हम क्या करेंगे, परचेज में डालेंगे। सारी चीजें एज इट इज, हर एक ऑप्शन पहले जैसा जैसा है वैसे ही रहेगा, यथावत रहेगा, कोई चेंजेस आपको नहीं करने और एक्सेप्ट करवाना है। हो गया। एक हम ले लेते हैं बैंक का, सिर्फ ओनली एक ही मैं आपको बताऊंगा कि बैंक का अकाउंट कैसे खोलेंगे। तो बैंक लिया, यहां से ग्रुप हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट। ऊपर या ऊपर टॉप में आपको दिख रहा है बैंक अकाउंट, सेविंग हो चाहे करंट अकाउंट हो, आपको ये लेना है, ठीक है। ये लो। नेक्स्ट, अगर आपने किसी से लोन लिया है तो इसका भी अगर आप खाता खोलना चाहो तो आप खोलोगे सिक्योर लोन में, क्योंकि बैंक हमसे सिक्योरिटी रखवाता है। तो हम क्या करेंगे, लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक खाते का नाम और सिक्योर लोन इसका क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसमें भी मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल कर सकते हो, क्योंकि लाइबिलिटीज और एसेट में हम यस करते हैं। अगर आपने लोन लिया है या लोन दिया है तब उस सिचुएशन में भी हम क्या करते हैं, इस ऑप्शन को यस करते हैं। और सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर के ऑप्शन में भी हम इसको यस करते हैं, ठीक है। ये लो, अगर आपके पास बैंक का, आपके पास मान लो जीएसटी नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज आप अननोन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये लो। फिर अगर आपने किसी को लोन दिया है, तो मैंने दिया लोन टू मदन लाल, इसका भी हम क्या करेंगे, लोन एंड एडवांस असेट में इसका ग्रुप रखते हुए इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। और इसमें भी मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस कर देंगे,
और एंटर मार के अननोन करते हुए इसको सेव कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा एक ले लेता हूं मैं, मान लो प्रिंटर से रिलेटेड कि भी हम फिक्स एसेट की भी कैसे करेंगे। तो मैंने क्या करा, फिक्स एसेट को कॉपी पेस्ट कर दूंगा और अंडर डाल दूंगा फिक्स एसेट में। ग्रुप हमारा रहेगा इसका फिक्स एसेट का। ठीक है, कुछ नहीं करना, एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहां हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इसका जो जीएसटी है कितना लगेगा, क्योंकि फिक्स एसेट में हमें यहीं पे डिफाइन करना होता है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टॉक आइटम में जाके फिक्स एसेट की एंट्रियां कर देते हैं या लेजर्स वगैरह खाते वगैरह खोल देते हैं। वो नहीं करना है हमें, वो तब करेंगे जिसमें हम डील कर रहे होंगे। बट फिक्स फर्नीचर वगैरह में और फिक्स एसेट में थोड़ी हम डील करते हैं कोई, वो हमारे बिजनेस का मेन सोर्स थोड़ी अर्निंग का। वो तो हमारे बिजनेस के लिए यूज करने के लिए हम लेके आए हैं उनको, जो हमारे बिजनेस में हेल्प करेंगी प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में, ग्रोथ में। तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि भी प्रिंटर का जो हमारा एचएसएन कोड है वो मैंने यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया मैंने एचपी प्रिंटर, उसकी डिटेल डाल दी। यहाँ पे उससे जीएसटी रेट मांग रहा है तो यहाँ पे भी मैं स्पेसिफाई कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं टैक्सेबल लेते हुए 18% में उस पर जीएसटी रख दूंगा और ये डाल दूंगा कैपिटल गुड्स में, क्योंकि ये हमारा कैपिटल गुड्स होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये लो एक्सेप्ट करवा लेंगे, हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा जिससे हम माल खरीदेंगे, बंसल कंप्यूटर। इसका भी मैं खाता खोल लेता हूं और इसको मैं डाल दूंगा मैं इसमें सन्ड्री क्रेडिटर में। ठीक है, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर आ रहा है, यहाँ से आप सन्ड्री क्रेडिटर चूज करेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल रखेंगे और यहाँ पे उसका क्या करना है, हमें जीएसटी नंबर डालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, जो हमारे पास जीएसटी नंबर की मैंने फाइल बना रखी है अलग से, ठीक है ना, उसको मैं क्या करता हूं, यहां से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे आप सन्ड्री क्रेडिटर की जो है खाता खोलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है आपका कौन सा है, एक डेटर का ले लेते हैं। जैसे मैं ले लिया स्टेप कंप्यूटर्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा सन्ड्री डेटर। ठीक है, क्योंकि ये ग्राहक है, ग्राहक हमेशा सन्ड्री डेटर में जाते हैं। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, उसका भी मैं यहाँ डिटेल भरूंगा, क्योंकि जीएसटी में आप सारी एड्रेस भरेंगे, उसका एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, पिन कोड, सारी डिटेल भरेंगे। फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ, आप सारी डिटेल भरेंगे और जीएसटी नंबर जो भी है उसका, ठीक है ना, वो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये लो, ये हो गया। एक मैं आपको बता देता हूँ खर्चे का, जैसे मैं लिख लिया यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, यह हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है, इसका जो ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। बाकी चीजें हमारी क्या रहेंगी, एज इट इज रहेंगी। जीएसटी एप्लीकेबल में हमें क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल करना है, क्योंकि बिजली के बिल में कोई भी टैक्स हमें नहीं देना होता, हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे, सीधा एंट्री करेंगे। ठीक है, और अगर बैंक से ब्याज मिल रहा है तो बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसको हम डाल देंगे इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, ग्रुप हमारा इनडायरेक्ट इनकम रहेगा। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करते हुए इसको एक्सेप्ट करवा देना है। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, बस। ठीक है, ये सारे हमने क्या करें, मेन में जो हमारे लेजर्स थे वो हमने खोल दिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, लेजर्स वगैरह जो है हम प्रॉपरली खोलेंगे, क्योंकि हमें लेजर्स सावधानी से बनाने होते हैं, कोई भी हमें गड़बड़ी नहीं करनी होती है। बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत सावधानी से हमें लेजर्स वगैरह जो होते हैं वो क्रिएट करने होते हैं। कौन सा लेजर कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा वो आपको पता होना चाहिए। एक ही लेजर आप बार बार नहीं खोलेंगे, ये ध्यान रखना। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, बार बार लेजर्स खोल देते हैं, या ग्रुप भी गलत डाल देंगे, उसका है वो डेटर क्रेडिटर में डाल दिया या क्रेडिटर को डेटर में डाल दिया। इस तरीके से आपको ये गलतियां आपको कभी भी नहीं करनी। ऐसी गलतियां स्टूडेंट तभी करता है जब उसका बेसिक अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। जो मैंने आपको रूल्स बताए थे, जैसे 15 मैंने आपको बताया था कि कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, असेट, इनकम, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, ये सारा मैंने आपको बताया था। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप उसको देख के आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि कौन सी चीज क्या होती है। ऐसी मिस्टेक्स स्टूडेंट तब करता है जब रूल्स क्लियर नहीं है, तो वो आपको अच्छे से समझना है। पहले तो बेस आपका क्लियर होना चाहिए, आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए, तभी आप टैली में काम कर पाओगे। अदरवाइज आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि हमें लेजर्स कैसे क्रिएट करने होते हैं। ठीक है, अब आ जाता है कि हमें कैसे कैपिटल लगानी है। तो कैपिटल के हम क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे और वाउचर में आने के बाद क्या करेंगे, हम
F6 दबा के रिसीव्ड वाउचर में आएंगे, क्योंकि जब भी बिजनेस के अंदर पैसा आता है तो हम रिसीव्ड वाउचर में ही जाते हैं। तो हम F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में हम डाल देंगे कैपिटल को। जैसे मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूं और डेबिट कर दूंगा मैं कैश को। हो गया एंट्री। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये हमारी एंट्री होगी। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करवा लेंगे। नेक्स्ट एंट्री की मान लो हमने बैंक में जमा कराया 50,000 रुपया, तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में जाएंगे। ठीक है, यहां से आप कॉन्ट्रा वाउचर चूज कर लेंगे और जिस डेट को आपने कॉन्ट्रा वाउचर की मदद से आपने बैंक में पैसा ट्रांसफर करवाया है, तो आप क्या करेंगे, F2 से डेट चेंज करेंगे। जैसे मैंने 2/4 को। ठीक है, तो कॉन्ट्रा वाउचर की खासियत होती है कि कॉन्ट्रा वाउचर हमेशा पहली एंट्री क्रेडिट लेता है, जैसे रिसीव्ड वाउचर पहली एंट्री क्रेडिट लेता है। ठीक है, तो क्रेडिट करना है हमें कैश को, क्योंकि कैश हमारा जा रहा है 50,000 रुपए, और ये कहां जा रहा है, हमारा बैंक में, तो मैंने SBI बैंक ले लिया। ठीक है, बैंक टू कैश इसकी हमारी जो है जर्नल एंट्री बनेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेशन डालना है कि 50,000 रुपए का जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया है, कौन कौन से नोट आपने जमा कराए हैं। तो मैंने डाल दिया कि 500 के 100 नोट है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है बैंक, कौन सा बैंक है, मैंने डाल दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और एंटर मार के एक्सेप्ट करवा दूं। अब मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊं, तो बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है कि हमारा जो कैश है वो 50,000 हो गया, बैंक 50,000 हो गया। पहले 1 लाख था। ठीक है, और कैपिटल हमारी क्या है, 1 लाख रुपए है। ठीक है, तो ये जान रखना है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमारे बिजनेस की एसेट दिखाई देती है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में हमें हमारे बिजनेस की लायबिलिटी दिखाई देती है। ठीक है, ये तो हो गया कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की। दूसरी, अगर हमने मान लो किसी से माल खरीदा है, तो हम F9 में आएंगे। F9 में आने के बाद यहाँ सप्लाई इनवॉइस नंबर पे आप क्या करोगे, उस पार्टी का जिस बिल से आपके पास माल आया उस बिल नंबर डालोगे। मैं डाल दी 100। ठीक है, और यहाँ पे पार्टी अकाउंट में मैं पार्टी का नाम लूंगा, जैसे मैं ले लिया बंसल कंप्यूटर, क्योंकि हमारे पास इससे माल आ रहा है, हमारा क्रेडिटर है, तो बंसल कंप्यूटर ले लेंगे। ठीक है, इस स्क्रीन को कंट्रोल ए करके आप एक्सेप्ट करवा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स में मांग रहा है आपसे कि भी आप क्या खरीद रहे हो, तो हम माल खरीद रहे हैं, तो हम आइटम में डील नहीं कर रहे हैं अभी हम फिलहाल। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि माल खरीदना कैसे है, परचेज कैसे करेंगे, बस वो बता रहा हूँ, सिंपल एंट्री। हमें इस एंट्री में ये नहीं बताना कि क्या क्या क्वांटिटी में कौन कौन सा माल खरीदा, तो मैं परचेज अकाउंट ले लूंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने लिया यहाँ पे परचेज अकाउंट, मान लो 25,000 रुपए का हमारा माल है। अब इस 25,000 रुपए हमारा क्या करेगा, टैक्स लगेगा। तो हमें CGST HGST के भी खाते खोलने, तो मैं Alt C करके यहां से सीधे ही मैं CGST अंडर ड्यूटी एंड टैक्स का ग्रुप रहेगा, यहां से हम चूज करेंगे GST को, और यहां से चूज करेंगे CGST को, क्योंकि CGST मतलब सेंटर। बाकी मैं आपको कुछ नहीं करना, ना ये यस करना, ना यहाँ पे आपको कुछ डालना, ये 0 रहेगा। ठीक है, अब क्या है कि टैक्स तो नहीं लग के आया, क्यों नहीं लग के आया, क्योंकि हमने परचेज अकाउंट में हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं करा। तो अगर मैं ये कह के चलूं कि ये जो हमारा परचेज है, ये हमारा परचेज है मान लो 18% का। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डालेंगे कंट्रोल एंटर करके। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं परचेज @18% GST। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एज पर कंपनी ग्रुप की जगह हम स्पेसिफाइड डिटेल ले लेंगे। जो भी आपके 18% का जो भी GST रेट है, HSN कोड है, वो मैं एक बार टेम्परेरी डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो भी रेट है इसका वो डालूंगा 18। अगर मैंने 18 लिया है तो यहाँ पे भी 18 ही देना है। ठीक है, ये लो, तो यहाँ पे टैक्स लग के आ गया, देखो CGST 18% के हिसाब से 2250। फिर मैं ले लूंगा SGST टैक्स अंडर ड्यूटी एंड टैक्स, GST स्टेट, SGST और UT GST। ये लो, आ गया मेरा 2250। ठीक है, तो 18% का माल खरीदा है हमने सिर्फ। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, देखो जी मान लो मिक्स सप्लाई भी तो आ सकती है, 18 और 28 दो भी तो आ सकता है, फिर हम एंट्री कैसे करें। तो देखो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल है, डेट चेंज कर दे। तो मान लो 10 तारीख को हमने दोबारा खरीदा, 200 नंबर बिल, बंसल कंप्यूटर। तो परचेज 18% तो हमने खरीद ही लिया। ठीक है, इस बार मैंने 50,000 का खरीदा है। फिर मैं परचेज @28% GST भी हमने यहाँ पे डाल दिया, और इसको परचेज में लेते हुए जो भी उसका HSN कोड है वो डाला, और जो भी उसका GST रेट है वो मैंने डाल दिया 28%।
और गुड्स लेते हुए सेव कर दिया। ठीक है, यहाँ 28 लिखा है तो यहाँ पे भी 28 लिखना है, ये लो। ठीक है, और ये है हमारा मान लो 20,000 रुपए का। अब यहाँ पे आप CGST और ये GST लगाएं, आ गया 7300। अगर आपको डिटेल देखनी है तो अल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे और अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे डिटेल में देखने के लिए। तो यहाँ पे देखो परचेज 18% GST पे 9,000 लग रहा है और परचेज 28% GST पे हमारा 5600 रुपए का टैक्स लग रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? ये हो गया हमारा टोटल 14,600 रुपए टैक्स। तो आप इस तरीके से अपनी GST की जो टैक्स एनालिसिस है वो आप चेक कर सकते हैं, अल्ट के साथ ए फिर अल्ट के साथ F1 डिटेल में देखने के लिए। तो ये हो गया हमारा मिक्स में, अगर हमने परचेज किया है तो हम इस तरीके से करेंगे। ऐसी मान लो 12% का भी माल है और 5% का भी माल है तो आप परचेज 12% एट द रेट 12% GST और परचेज एट द रेट 5% GST, और एग्जेम्प्ट है तो आप एग्जेम्प्ट में लोगे। एग्जेम्प्ट भी आपको बता दूंगा, ये लो। अब जैसे मान लो कि भी माल है जो हमारा एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना, तो मैंने 300 नंबर बिल लिया, यहाँ से 15 तारीख डेट डाली, मंसल कंप्यूटर लिया और यहां से मैं ले लेता हूं परचेज एट द रेट एग्जेम्प्ट। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, जो भी उसका HSN कोड है वो तो सबका ही होगा, वाली एग्जेम्प्ट है, और स्पेसिफाई करके हम यहाँ क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट ले लेंगे। यहाँ को कोई भी टैक्सेबल नहीं लेना, एग्जेम्प्ट लेना। गुड्स लेते हुए इसको सेव कर लेंगे। जैसे मान लो मैंने 10,000 रुपए का माल जो है एग्जेम्प्ट मंगाया, अब आप इसमें CGST भी लगाएंगे तो नहीं लगेगा। ये होता है एग्जेम्प्ट का, अगर आप एग्जेम्प्ट माल खरीद रहे हो तो। ठीक है, मिक्स सप्लाई मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट, अगर आपने दूसरे राज्य से माल खरीदा है तो आप उसकी एंट्री कैसे करेंगे। जैसे मान लो दिल्ली से आपके पास माल आ रहा है, मैंने डालिए 500 नंबर बिल, 20 तारीख, नई पार्टी बना लेता हूं मैं। ठीक है, जैसे A1 कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, इसको डालिए मैंने सन्ड्री क्रेडिटर में, और यहां लूंगा मैं स्टेट, उसका लूंगा दिल्ली, क्योंकि स्टेट बहुत ज्यादा जरूरी है सडन से चूज करना। कल को राजस्थान में चले जा रहे हो आप, पूरी दुनिया घूम के आगे राजस्थान में, वो नहीं होना चाहिए। और रेगुलर लेते हुए उसका जो हमारा जो कहते हैं उसका GST नंबर है, वो अगर हम लें तो दिल्ली का जो GST नंबर स्टार्ट होता है वो 07 से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ क्या करा, दिल्ली का GST नंबर ले लिया, ठीक है, और पेश कर दिया, ये हो गया। फिर मैंने ले लिया, मान लो उससे आ रहा है हमारे पास माल परचेज एट द रेट 12% GST अंडर परचेज ग्रुप, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उसका जो भी HSN कोड है वो डाल के टैक्सेबल लेते हुए यहाँ 12% लिखूंगा और गुड्स ले लूंगा। ठीक है, मान लो आ रहा है 1,00,000 रुपए का माल, और एक आ रहा है हमारा परचेज एट द रेट 5% GST। ठीक है, अंडर परचेज रहेगा, जो भी उसका HSN कोड है वो डालेंगे और जो भी उसका GST रेट है वो 5% डाल के गुड्स लेते हुए एक्सेप्ट करवाएंगे। ये हमारा माल है मान लो 15,000। अब इसमें जो हमारा टैक्स का लेजर यूज होगा वो होगा IGST, क्योंकि दूसरे राज्य से जब हमारे पास माल आता है हम भेजते हैं तो IGST लगता है। तो हम यहां से नया खाता खोलूंगा, Alt+C करके IGST टैक्स अंडर ड्यूटी एंड टैक्स GST और इंटीग्रेटेड, ये लो। ठीक है, अल्ट के साथ A, अल्ट के साथ F1, तो देख लो सब पे बराबर अच्छे तरीके से हमारा GST का जो रेट है वो सब अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, परचेज की एंट्री आप कर सकते हो। ठीक है, आपको बहुत चीजों का ध्यान देना है, हर एक चीज का आपको ध्यान देना है। आपने कोई भी थोड़ी सी मिस्टेक कर दी ना दोस्तों, आप पकड़ ही नहीं पाओगे आपने गलती कहां करी है। समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा परचेज की एंट्री। ठीक है, तो ये थे हमारे परचेज की एंट्री। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि हमें सेल्स कैसे करनी है लोकल में और अदर स्टेट में। अगर हमें सेल करना हो तो सेल करने के लिए हम जाएंगे F8 वाउचर में। ठीक है, डेट चेंज कर देंगे, जैसे मैं डाल दिया यहाँ पे 22, जिसको मैं सेल कर रहा हूं जैसे स्टेप कंप्यूटर, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है। कंट्रोल ए करके मैं इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करवा लूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल। ठीक है, इसको मैं सेल कर रहा हूं मान लो 1,00,000 रुपए का। अब यहाँ पे भी मैं देख सकता हूं कि भी सेल कितने % का माल कर रहे हो, तो अलग अलग मैं बना सकता हूं। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहां से कंट्रोल एंटर मार के सेल्स एट द रेट 12% GST अंडर सेल्स, और यहाँ पे डिटेल वगैरह जो है मैं सारी उसकी HSN कोड वगैरह एक बार डेमो के तौर पे मैं डाल रहा हूं,
ठीक है, और टैक्सेबल लेते हुए 12% ले लेंगे। तो ये 12% के लिए हमारा सेल्स का यही लेजर यूज होगा। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा जैसे कि भाई सेल्स एट द रेट हमारा 18%। ठीक है, इसमें भी मैं क्या करूंगा, जो भी हमारी डिटेल है वो मैं फिल कर दूंगा। ठीक है, कितना है 18%, और गुड्स लेते हुए इसको सेव कर लेंगे। यहां मैंने बेचा 20,000 रुपए का। ठीक है, हो गया ये। फिर आप क्या करोगे, सीजीएसटी और एचजीएसटी लगा लोगे। ठीक है, अल्ट ए, अल्ट के साथ F1 डिटेल में देखेंगे तो ये बता रहा है कि भी सेल्स का 6% के हिसाब से आपने 12,000 टैक्स कलेक्ट किया है, और 9% के आपसे 3600 रुपए कलेक्ट किए हैं। टोटल 15,600 रुपए हमारी क्या बनती है, टैक्स लाइबिलिटी बनती है, यानी हमने कस्टमर से कलेक्ट किए हैं इतने। ठीक है, ये हो गया, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारा लोकल परचेज, लोकल सेल। ठीक है, अब दूसरे राज्य में अगर हम माल बेचें तो मैं क्या करूंगा, नया खाता क्रिएट कर लेता हूँ, डेट चेंज कर लेता हूँ और नया खाता करता हूँ, उसका खोलता हूँ। ठीक है, मैंने लिख लिया जैसे श्याम कंप्यूटर्स अंडर सन्ड्री डेटर। ठीक है, और इसका मैं क्या करूंगा, इसको मैं ले लूंगा मान लो पंजाब से। ठीक है, स्टेट जरूर साइड एंड से डालना है, कल को आप राजस्थान में भाग रहे हो, वो नहीं होना चाहिए कि वहां तो डाल दिया आपने राजस्थान और फिर कह रहे हो कि गुरुजी हमारा आईजीएसटी का टैक्स नहीं लग रहा, आपको लगेगा कैसे। पंजाब की जगह आपने राजस्थान टिका दिया, ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया। अब सेल्स जो है हमारा मान लो 28% का है, तो सेल्स एट द रेट 28% जीएसटी अंडर हमारा सेल्स रहेगा। कुछ नहीं करना, स्पेसिफाइड डिटेल में जो भी आपका एचएसएन कोड है और जो भी आपका जीएसटी रेट है वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे, गुड्स लेते हुए आप एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, यहाँ डाल दिया मान लो 50,000 रुपए का माल बेच रहे हैं, यहाँ हमारा लगेगा आईजीएसटी। ये आ गया ना आईजीएसटी 14,000। अल्ट ए, अल्ट के साथ F1, तो बता देगा कि भी ये इस हिसाब से आपका टैक्स लग रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेल्स टैक्सेबल। और अगर हमारा सेल्स कोई एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना, तो जैसे कैश में अगर हमने बेचा किसी को, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्स एट द रेट एग्जेम्प्ट, और यहाँ ले लेंगे सेल्स, एचएसएन कोड डालेंगे और स्पेसिफाइड डिटेल में लेते हुए एग्जेम्प्ट ले लेंगे यहाँ पे और गुड्स कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जेम्प्ट लेना है या गुड्स लेना है, सर्विस नहीं चलना है। सर्विस लेते हुए मत करते रहना कि सर्विस चली जा रही है, आपको पता ही नहीं है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, अंधाधुंध नहीं करनी है। जल्दबाजी करने के चक्कर में, हीरोगिरी करने के चक्कर में आप सोचोगे भी फटाफट करूंगा फटाफट करूंगा, फटाफट कुछ नहीं होता है। फटाफट वही व्यक्ति कर पाता है जिसकी रूल्स और जो है उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर हो चुके होते हैं। आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल भी आराम से करनी है। ठीक है ना, अब यहाँ पे मान लो 5,000 रुपए का मान लो एग्जाम्प्ट है, यहाँ पे क्या करोगे, सिर्फ सेल्स एग्जाम्प्ट लोगे, टैक्स लेजर आप इंक्लूड नहीं करोगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये तो हो गई हमारी परचेज और सेल। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर हमारे ये हैं, इनसे हमें लेना है, और ये है हमारे क्रेडिटर जिनको हमें पे करना है। ठीक है, फिर ड्यूटी एंड टैक्स में माइनस आ रहा है 2250। अब ये माइनस आने का अर्थ क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास 2250 का आईटीसी लाइबिलिटी जो हमारी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो भी एक्स्ट्रा जमा है, हमने ज्यादा माल खरीदा है इसलिए माइनस में आ रहा है। जब ये प्लस में आ जाएगा इसका मतलब आपने ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया कस्टमर से, अब आपको गवर्नमेंट को पे करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक मैं आपको बता देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो यहाँ पे अलग अलग परचेज के और अलग अलग सेल्स के लेजर बनाने से ये इफेक्ट पड़ता है कि आपको पता रहता है कि 12% का माल आपने कितना खरीदा, 18 का कितना खरीदा, 28, 5 एग्जैक्ट ऐसी सेल, आपको अंदाजा रहता है, आइडिया रहता है। और नेट लॉस आ रहा है अभी 45,000, क्यों, क्योंकि माल खरीदा ज्यादा है बेचा कम है। 220 खरीदा है, 175 बेचा है। जब ये 220 की बाद में, 175 के बाद में मान लो आ जाता है 250, तो 30,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। 3 लाख, 80 लाख का प्रॉफिट, 80,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से हम अलग अलग परचेज और सेल के लेजर मेंटेन कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में राइट साइड में आपको हमारे बिजनेस की इनकम्स, सेल्स और डायरेक्ट इनकम्स दिखाई देती है यहाँ पे, और लेफ्ट साइड में आपको बिजनेस की एक्सपेंसेस, परचेज, डायरेक्ट जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो आपको यहाँ दिखाई देंगे हमारे लेफ्ट साइड में, ध्यान रखना।
ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। अब जिस जिससे हमने पैसा देना है या जिस जिससे पैसा लेना है वो देख लेते हैं। तो मैं वाउचर में आता हूं और आता हूं मैं F6 में, क्योंकि हमें पेमेंट लेनी है। तो डेट चेंज करते हैं, जैसे मैं डाली 30 तारीख। पेमेंट किस किस से लेनी है भाई, हमें हमें लेनी है जैसे स्टेप कंप्यूटर से। तो ये स्टेप कंप्यूटर आ गया, 1,35,000 मांगते हैं। ठीक है, तो यहां ले लिया मैंने, मान लो 1,30,000 रुपये वो हमें दे रहा है। अब जैसे ही 1,30 धारा, तो ये मांग रहा है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, मतलब कि भाई ये जो 1,30 है, ये अमाउंट आप कैसे एडजस्ट करोगे, किस बिल से एडजस्ट करोगे, वो आपको बताना है। ठीक है, न्यू रेफरेंस तो हम तब लेते हैं जब हम नया माल या नए बिल से कस्टमर को माल बेचते हैं, या हम किसी से खरीदते हैं। तो नया बिल आ रहा है या नया बिल से माल बेच रहे हैं, तो ही न्यू रेफरेंस लेना है। अदरवाइज जब आप पेमेंट के बदले में या गुड्स के बदले में पैसा रिसीव कर रहे हो या पैसा पे कर रहे हो, तो हमेशा अगेंस्ट रेफरेंस ही लोगे, एजीएसटी रेफरेंस लोगे, अगेंस्ट। एडवांस तब लेना होता है जब एडवांस में पैसा आ रहा है किसी पार्टी से, एडवांस में पैसा आ गया या एडवांस में दे दिया, तब हम एडवांस में जाएंगे। और ओन अकाउंट में तब आता है जब आपको ये सब रखना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए ठीक है, ऑन अकाउंट ही चलने तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हमें ध्यान नहीं देना कि किससे कितना लेना है, कौन सा बिल बाकी है, कौन सा बिल बाकी नहीं है, तब आप ऑन अकाउंट करोगे। इसमें हम लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। जैसे ही एंटर मारूंगा तो ये बता देगा कि 1 नंबर बिल से 22 अप्रैल को आपने 1,35,600 का माल बेचा था, तो क्या आप इस 1,30 को 1,35,600 में एडजस्ट करना चाहते हैं? क्योंकि होता क्या है ना कि भी जो पहला बिल होता है हम उसी से बिल एडजस्ट करते हैं, ना कि बाद वाले बिल से। ठीक है ना, तो मैंने ले लिया 1,30 को 1,35 में एडजस्ट कर दो। बचा कितना, 5600 रुपए। अभी भी उससे हम 5600 रुपए मांगते हैं, 5,600। और यहां ले लेंगे हम SBI, कि अभी उसने हमें क्या करा है, बैंक में ऑनलाइन पेमेंट करी है। और ऑनलाइन पेमेंट का मेथड क्या है, तो ट्रांजेक्शन टाइप के नीचे आ रहा है चेक। तो जैसे ही मैं स्पेस दबाऊंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, और मोर ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो और आ जाएंगे। क्या वो एटीएम से दे रहा है, कार्ड दे रहा है, कैश दे रहा है, चेक दे रहा है, ईसीएस दे रहा है, ई फंड दे रहा है, जो भी है, तो हमने कह दिया ई फंड है। अब ई फंड में भी क्या है, कहां आ रहा है बैंक में पैसा, हमारे आ रहा है स्टेट बैंक में। ठीक है, और नरेशन में आप क्या डालेंगे, लिखेंगे NEFT रिसीव्ड, यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑनलाइन पेमेंट का मेथड होता है आरटीजीएस, NEFT, फोन पे, गूगल पे। वो आप यहाँ मेंशन करोगे कि पेमेंट किस बेस पे आ रही है। चेक पे आ रही है तो यहाँ चेक लिख के चेक नंबर डालोगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है हमारा श्याम, इससे हम 64,000 मांगते हैं, तो 64,000 पूरा लेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए कैश ले लेंगे ये। बस, ये तो हो गया रिसिप्ट। अब आ जाती है पेमेंट की बारी, की देना किस किस को है। तो देना है हमें एक तो बंसल कंप्यूटर को 1,24,000। तो इसको मैं पूरा 1,24,000 ही दे रहा हूँ, 100 रुपए नहीं दे रहा। ठीक है, 1,24,000। अब 1,24,000 में वो हमें 100 रुपए का डिस्काउंट भी दे रहा है, तो वो एंट्री कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। 1,24,100। अब जैसे अगेंस्ट रेफरेंस करूंगा तो 3 बिल से हमारे पास क्या है, जो माल सप्लाई हुआ है। 100 नंबर बिल से 2 तारीख को 29,500 का, 200 नंबर वाले बिल से 10 तारीख को 84,600, 300 नंबर वाले बिल से 15 तारीख को 10,000। तो आप इस 1,24,100 में अपन ये तीनों बिल एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, पहले 100 नंबर बिल लेंगे, फिर 200 नंबर का बिल हमारा जाएगा, फिर 300 नंबर का बिल हमारा जाएगा। तो अब हो गया जीरो, देखो इसका अकाउंट हो गया जीरो, कोई नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता। और यहाँ पे हमारे पास जो हम उसको पैसा दे रहे हैं, वो हम दे रहे हैं 1,24। तो यहां से हमारा जो बैंक से पेमेंट जाएगी, वो जाएगी हमारी 1,24,000, और वो जाएगी हमारी ई फंड के माध्यम से। ठीक है, बाकी का जो बचा है वो जाएगा हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड। तो हम क्या करेंगे, खाता खोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, और यहां पे क्या करेंगे, हम जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। तो यहां पे देखो 2 क्रेडिट और 1 डेबिट। ठीक है, क्योंकि बंसल कंप्यूटर पूरा 1,24,100 से ही नील होगा, तो वहां पूरा डाला है, बट पैसा हमारे यहां से 1,24 ही गया है। बाकी का जो डिफरेंस था वो उसने डिस्काउंट रिसीव्ड में अपने आप 100 ले लिया। तो देखो डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आप डिस्काउंट की भी एंट्री कर सकते हो। और दूसरी पार्टी कौन सी थी हमारी, A1। A1 को हमें देना 1,27,750। ठीक है ना, तो हम दे देते हैं, मान लो इसको 1,00,000 रुपए। बट उससे पहले मैं क्या करूंगा, बैलेंस शीट चेक करता हूं हमारे पास क्या ऑनलाइन है। हमारे पास क्या है, 56,000 ऑनलाइन कैश पड़ा है बैंक में, और 1,19 हमारे पास कैश पड़ा है। तो मैं क्या करूंगा,
1,15,000 बैंक में ट्रांसफर कर देता हूं, तो मैं कॉन्ट्रा वाउचर में आता हूं, कैश 1,15,000 और बैंक, तो 1,71 आ गया। ठीक है, ये लो। अब अपन दोबारा वाउचर में आएंगे और पेमेंट में आके अपन A1 डालेंगे, तो A1 अपन से 1,27 मांगता है, तो मैं डाल दिया 1,27,750। इसमें से हम उसको कितने दे रहे हैं, हम उसको देंगे SBI से 1,27,500, और बाकी का वो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट में चला जाएगा। ई फंड लेते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव डाल देंगे। तो 1,27,750 मांगता था, दिए कितने, 1,27,500। ठीक है, और डिस्काउंट कितना मिला, 250 का। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, यहाँ पे पहले डाल देंगे डिस्काउंट, उसके बाद डालेंगे SBI बैंक, फिर कहते हैं गुरुजी हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं होता है, पहले आप क्या करोगे, पार्टी का नाम डालोगे, उसके बाद पेमेंट आप किससे कर रहे हो, नगद या कैश, वो डालोगे, उसके बाद जो भी बचता है एंड में वो ही डाला जाता है, पहले डिस्काउंट नहीं डालेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एंड में डालेंगे, तो डिस्काउंट रिसीव डाला, ये हो गया हमारा एंट्री। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, परचेज की, सेल की, पेमेंट की और रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इन्वेंट्री से रिलेटेड। ठीक है, अभी तक हम सीख रहे थे कि अगर हम इन्वेंट्री में डील ना कर रहे हो, हमने बस कितना माल खरीदा, कितना बेचा, सिर्फ यही दिखाना हो, ओनली वैल्यू दिखानी हो, तो हमें इस तरीके से एंट्रीज करनी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमें इन्वेंट्री में डील करना होता है, कैसे स्टॉक आइटम्स में हमें डील करना होता है, कैसे हमें स्टॉक आइटम्स के खाते खोलने होते हैं, और जो यूनिट्स वगैरह होती है, मेजरमेंट्स होती है, वो हमें कैसे उसके खाते खोलने होते हैं, ये गोडाउन कैसे क्रिएट करना होता है, ये सब हमारा जो है वो अभी हम सीखेंगे कि हमें कैसे आइटम्स वगैरह हैं वो क्रिएट करने होते हैं, ग्रुप क्रिएट करने होते हैं, यूनिट्स क्रिएट करनी होती है। फिर हम उनको स्टॉक वाइज, आइटम वाइज हम उनकी परचेजिंग और सेलिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें फीचर ऑन करना पड़ेगा इन्वेंट्री से रिलेटेड, क्योंकि वो फीचर वो ऑफ था। ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, ऑन करने के लिए आपको जाना है, कंपनी में जाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप जैसे कंपनी देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे एक कंपनी का जो है एक ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आप अल्ट के साथ के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है, देखेंगे आप फीचर्स, F11 प्रेस करेंगे तो आप कंपनी में चले जाएंगे। तो अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ उस वक्त जो बताया था अकाउंटिंग से रिलेटेड डील करना, अब मैं बताऊंगा आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड डील करना, कि भी अगर आपके सामने कोई प्रोडक्ट्स है, कोई आइटम्स अगर आपको खरीदने हो, आइटम में डील करना हो, इन्वेंट्री में डील करना हो, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से करोगे। अब आपको क्या करना है, ये दोनों फीचर जो है वो आपको यस करने हैं, तो आप इस पर क्लिक करोगे और वाई प्रेस करोगे, फिर एंटर प्रेस करोगे। तो हमें मेंटेन इन्वेंट्री के साथ इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री, ये भी हमें यस करना पड़ेगा। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या होते हैं, यस होते हैं। फिर आप इसको एंटर एंटर मार के सेव कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारे इन्वेंट्री के फीचर ऑन, क्योंकि इन्वेंट्री के फीचर हमें ऐसे ऑन करने होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे स्टॉक आइटम खोलना। तो स्टॉक आइटम्स कैसे खोलेंगे हम, जैसे कि भी मान लो हम कंप्यूटर में डील कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह अगर हम बेचते हैं रेगुलरली, तो हम उसके आइटम्स कैसे खोलेंगे ना, तो वो हमारे लिए गुड्स हैं, वो हमारे लिए स्टॉक है, तो उसके जो खाते हैं वो वहीं खुलेंगे जहाँ पे आपने लेजर्स खोले थे, क्रिएट में, मास्टर्स में जाके। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में आने के बाद यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन दिख रहा है इन्वेंट्री मास्टर, उससे रिलेटेड सारी चीजें आ रही हैं, जैसे कि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट्स एंड गोडाउन। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, ये सारी चीजें समझनी है। पहले सिर्फ आपको ग्रुप दिख रहे थे, ये लेजर्स, करेंसी, अब आपको इन्वेंट्री मास्टर्स का एक अलग से जो है वो ऑप्शन दिखने लग गया है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉक यूनिट बनाएंगे। क्यों, क्योंकि यूनिट क्या होती है, यूनिट का मतलब होता है जिसमें आप जो प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हो उसको आप बेचोगे कैसे, वो किस बेस पे जाती है, उसकी उसकी मापने की इकाई क्या है, मेजरमेंट क्या है उसका, जैसे कि भी किलोग्राम, ग्राम, लीटर, मिलीलीटर, पीस, कार्टून, टन, क्विंटल टन, मेट्रिक टन, है ना, पैकेट, नोज, पीस, ये सब क्या होते हैं, हमारे यूनिट्स होते हैं। बिना यूनिट्स के हम थोड़ी सेल करेंगे। भाई हम किसी मार्केट में, किसी बाजार में जाते हैं तो यही कहते हैं ना कि भाई साहब एक पीस दे दो, दो पीस दे दो, 1 kg दे दो, 1 क्विंटल दे दो, है ना, ऐसे ही मांगते हैं ना। सीधा थोड़ी कहेंगे भाई साहब एक दे दो। अगर कोई चीनी है उसको ये थोड़ी कहेंगे एक दे दो।
यहाँ कोई लिक्विड का कोई जैसे प्रोडक्ट है, उसको ये थोड़ी कहेंगे कि भी हाफ दे दो या वन दे दो। अपन कोई ना कोई इसको मेजरमेंट तो बताएंगे ना कि भी 1 kg, 1 लीटर, 1 पैकेट, 1 पीस, 1 बोतल, है ना। वो हमें यहाँ क्रिएट करना होता है। ठीक है ना, तो वो हमारा ये होगा यूनिट्स में। स्टॉक आइटम्स में हमें आइटम्स क्रिएट करने होते हैं, जैसे जो भी आप प्रोडक्ट्स वगैरह आप बेचते हो, जिसमें आप डील कर रहे हो, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया ना, एसएसडी हो गया, हार्ड डिस्क वगैरह हो गया, रैम वगैरह हो गया, या शुगर वगैरह हो गया, जो भी आपकी शॉप जिससे रिलेटेड है वो आइटम जिसमें आप डील कर रहे हो वो स्टॉक आइटम्स में। स्टॉक्स ग्रुप्स में हम तब जाते हैं, यहाँ इसका यूज तब किया जाता है जब कोई एक सेम प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लो कीबोर्ड। अब अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, अलग अलग कंपनी के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, वायरलेस, वायर्ड होते हैं। तो आपने क्या करा, एक ग्रुप बना दिया कीबोर्ड के, सारे कीबोर्ड कीबोर्ड में जाएंगे, चाहे वो वायरलेस हो चाहे वो वायर्ड हो, है ना। आपने रैम बना ली, DDR3, DDR4, 2 GB, 4 GB, 8 GB, तो रैम के ग्रुप में गए। SSD डाल दी, SSD का ग्रुप बना लिया, चाहे वो कंसिस्टेंट की है, चाहे वो WD ग्रीन, WD ब्लू की है, कोई भी 128 GB, ठीक है, 256, 512, 1 TB, सबका आपने क्या करा है, स्टॉक आइटम तो अलग अलग क्रिएट कर दिया, बट ग्रुप सबका सेम ही रहेगा। गोडाउन, अगर आपका मेन शॉप के अलावा, मेन लोकेशन के अलावा आपका और कोई भी गोदाम है जिसमें आप और भी जो भी प्रोडक्ट वगैरह आप स्टॉक में रखते हो, तो वो गोडाउन क्रिएट कर सकते हो आप। बट हम क्रिएट क्या सीखेंगे, फिलहाल क्या सीखेंगे हम, यूनिट्स क्रिएट करना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यूनिट्स में आएंगे। अब यूनिट्स में भी क्या है समझने वाली चीज, पहला आ रहा है यहाँ से हमारा टाइप सिंपल, दूसरा आ रहा है सिंबल, तीसरा आ रहा है फॉर्मल नेम, चौथा आ रहा है UQC यूनिट क्वांटिटी कोड, और नेक्स्ट आ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब ये क्या चीज है भाई, देखो, फिलहाल हम सिंपल जो है यूनिट क्रिएट करना सीखेंगे। इसमें दो प्रकार की यूनिट होती है, सिंपल और कंपाउंड। ठीक है, हम सिंपल ही सीखेंगे पहले, नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सिंपल ले लिया, अब आ जाता है सिंबल। तो अगर आपके पास आपके सामान जो है आपके पास, वो अगर एक ही यूनिट में आप सेल करते हो, जैसे पीस है जिसका काम ही कंप्यूटर सेल करना है, तो किलोग्राम ग्राम थोड़ी खोलेगा यहाँ पे खाते यूनिट्स के, लीटर मिलीलीटर के थोड़ी खाते खोलेगा कोई, है ना, यूनिट्स के। तो उसमें सिंपल एक ही यूज हो सकता है, चाहे वो पीस है, नोज है ना, वही यूज हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंबल डालोगे, सिंबल मतलब शॉर्ट में नेम, जिसमें डालिए PIC, पीस। फिर आ जाता है फॉर्मल नेम, फॉर्मल नेम मतलब होता है पूरा नाम, तो मैंने डाल दिया PIECE, पीस। फिर में आ गई मेरे पास, आप ऊपर क्या करोगे, शॉर्ट में नेम डालोगे, सिंबल, छोटा रूप, और फॉर्मल नेम में आप पूरा नाम डालोगे। अगर यहाँ पैकेट है तो PKT कर दोगे, नीचे PACKET कर दोगे, ऐसे ही। ठीक है ना। अब UQC क्या है, जैसे अपन GST में क्या होना है, क्या होता है कि भाई एक अलग से हमें कोड भी बताना पड़ता है कि जो आपने यहाँ पे क्वांटिटी की जो यूनिट क्रिएट कर रहे हो आप, उसका जो है यूनिट क्वांटिटी कोड क्या है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होता है कि, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है, आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना होता, अदरवाइज रिटर्न लगाने में दिक्कत आती है। तो आपने क्या करा, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो उसकी सारी लिस्ट आ जाएगी। आप चाहो तो न्यू भी क्रिएट कर सकते हो अपने कोडिंग, ठीक है ना। बट यहाँ पे पीस है तो पीस यहाँ पे मिल जाएगा, देखो ये रहा, ये पीस आ रहा है ना। ज्यादातर मिल जाते हैं बट कुछ कुछ नहीं होंगे जैसे, तो आप बना सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ से मैंने ले लिया कि ये पीस है। ठीक है, अब ये कह रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कि भी जो आपने ये यूनिट क्रिएट करी है, ये इसका डेसिमल प्लेस क्या है। मतलब कि जैसे अगर आप मान लो कोई एक चीज अगर आप बाय करते हो, है ना, जैसे कि भी अपन मान लो शुगर है, 1 kg है, 1 kg शुगर है, तो 1 kg शुगर का मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम, यही हुआ। ठीक है, बट अगर एक पीस SSD है, तो वो रहेगी तो SSD ना, एक पीस ही तो रहेगी। भाई कोई चीज एक पीस है तो एक पीस में ही जाएगी ना, उसको अपन तोड़ के थोड़ी दे सकते हैं, तोड़ के थोड़ी डिवाइड कर सकते हैं उसको। जैसे कि भी किलोग्राम का जो निचला, जो अगर देखें अपन जो होता है पॉइंट, है ना, वो होता है ग्राम, मतलब केजी से नीचे ग्राम होता है ना। केजी से अगर ऊपर देखा जाए तो क्विंटल होता है ना, इस तरीके से। जो अगर मैं कहूँ आपको 1 लीटर इक्वल टू होता है 900 ml, मिलीलीटर, यही हुआ। ठीक है ना। तो डेसिमल प्लेस में क्या होता है ना, कि भाई यहाँ पे हमें तब कोई वैल्यू लिखनी होती है, जैसे यहाँ पे अपन ने कोई कहा कि 1 किलोग्राम 500 ग्राम, तो यहाँ देखो डेसिमल के बाद कितने कैरेक्टर हैं, 3 है ना, 1.500 हुआ मतलब 1.5 किलो,
अगर किसी ने कहा कि 1 किलो 200 ग्राम दे दो, तो पॉइंट के बाद तो अपन 3 ही कैरेक्टर लिखेंगे ना, ऐसे तो कभी नहीं लिखेंगे 1.2 या 1.20, ऐसे तो नहीं लिखते, या 1.2000 ऐसे तो कभी नहीं लिखते। पढ़ा भी जाता है ऐसा है, लिखा भी ऐसे ही जाता है कि 1.500, 2.100, इस तरीके से ही होता है। समझ में आ गई ना? तो वो डेसिमल प्लेस होता है, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने प्लेस आप रखना चाहते हो। समझ में आ रही? किलोग्राम ग्राम में क्या होता है ना, किलोग्राम ग्राम लीटर मिलीलीटर में अपन दशमलव के बाद 3 ही डेसिमल प्लेस देते हैं। बट जब क्विंटल की बात आ जाती है ना, तो जैसे कि भाई कोई चीज है, भाई 100 की केजी इक्वल टू क्या होता है, 1 QTL, 1 क्विंटल ही तो होता है। भाई 100 केजी मिलके तो 1 क्विंटल बनाता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1 क्विंटल 20 केजी, तो 1 क्विंटल 20 केजी में देखो डेसिमल प्लेस कितना है, दो ही तो है, दो ही है ना। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि भी 1 क्विंटल 100 केजी, अभी 1 क्विंटल 100 केजी तो ये 2 क्विंटल ही हो गया ना एग्जैक्टली। भाई यहाँ तो अपन 1 केजी 1 क्विंटल 100 केजी लिखें, यहाँ अपन सीधे 2 क्विंटल लिख दें, बात तो वही है ना। बट अपन यो ना लिख के इसको यूं लिखते हैं 2 क्विंटल। बट अगर कोई दशमलव में कोई वैल्यू आ जाती है ना, जैसे कि भी 5 क्विंटल 80 केजी, तो 5.80 लिखा जाएगा, 5.80 QTL यूं लिखा जाता है क्विंटल, यानी 5 क्विंटल 80 किलोग्राम। तो इसमें डेसिमल प्लेस क्या है, 2 है। बट केजी और लीटर में क्या होता है, 3 होता है। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पीस में हम कुछ नहीं लिखते हैं, क्योंकि पीस का ऐसा कोई सीन ही नहीं होता है कि भी इतना पीस बराबर इतना पीस, तो पीस है। अब कोई एसएसडी लेने आए, अपन ये थोड़ी कहेंगे कि भी तो मतलब तोड़ के दे दो या उसको टुकड़ों में करके दो, ऐसा कोई सीन ही नहीं होता है ना। वो तो पीस है, पैकेट है, बॉक्स है, कार्टून है, बोतल है, वो तो सीधा बोतल में बोतल जाएगी, पीस का पीस जाएगा, पैकेट का पैकेट जाता है। समझ में आ रही है ना? तो इसलिए अपन को क्या करना होता है, यहाँ पे कोई डेसिमल प्लेस फिलहाल हमें नहीं देना होता है, पीसेज में, नोज में, पैकेट में, इनमें नहीं देना होता है, तो ब्लैंक रहता है। हाँ, अगर यहाँ किलोग्राम होता है ना, जैसे मैंने यहाँ ले लिया केजी, यहाँ ले लिया मैंने किलोग्राम, और यहाँ से मैंने यूक्यूसी ले लिया किलोग्राम, ठीक है। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, अब डालनी पड़ेगी हमें यहाँ पे वैल्यू का नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में, ठीक है ना। तो यहाँ हमें क्या करना है, 3 लिखना है। अगर आप 3 करेंगे और जब आप टैली में एंट्री करेंगे ना कि भाई 1.5 किलो, तो 1.5 किलो की एंट्री करेंगे तो वो क्या लिखा हुआ आएगा, तब लिखा आएगा 1.500 लिखा हुआ आएगा। समझ में आ रही है? 1.500। बट अगर यहाँ पे आप 2 कर देंगे, मान लो यहाँ आप 2 कर देते हैं, अगर यहाँ आप क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो क्या लिखा हुआ आएगा, 1.150 लिखा हुआ आएगा टैली में, क्वांटिटी जब मांगेगा। और जब आप यहाँ 1 कर देंगे तो 1.5 लिखा आएगा, 3 कर देंगे तो 1.500। तो डेसिमल प्लेस इसमें 3, इसमें 1, इसमें 2, ये मतलब होता है यहाँ पर डेसिमल प्लेस का। समझ में आ गई? ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो किलोग्राम ग्राम में अपन को क्या करना है, किलोग्राम में अपन को यहाँ 2 लेना है। ग्राम होता है जब अपन को यहाँ कुछ नहीं लिखना होता, आप ब्लैंक भी रख सकते हो, क्योंकि ग्राम से नीचे इकाई ज्यादातर अपन नहीं बेचते हैं, ठीक है ना। फिर आ जाता है एमएल, मिलीलीटर। मिलीलीटर में अपन यहाँ पे मिलीलीटर लेके 3 करेंगे यहाँ पे भी, क्योंकि मिलीलीटर का भी क्या होता है, डेसिमल प्लेस 3 ही होता है ना। सॉरी, मिलीलीटर नहीं, लीटर का गलत लिख दिया ना मैंने। यहाँ तो लिखेंगे LTR, ठीक है, LI, या लीटर, और यहाँ अपन लीटर ले लेंगे, यानी किलो लीटर, ठीक है ना। यहाँ ले लेंगे अपन किलो लीटर, और यहाँ 3 करेंगे। बट एमएल में अपन को नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ अपन 0 रखेंगे। और अगर क्विंटल आ गया तो यहाँ क्विंटल लिखो, क्विंटल लिखा, ठीक है। और यहाँ आप क्या करोगे, क्विंटल ले लोगे, और यहाँ कर दोगे 2, क्योंकि क्विंटल में क्या होता है ना कि 2 ही डेसिमल प्लेस यूज होते हैं। तो ये मतलब होता है आपका डेसिमल प्लेस का। अगर कोई पैकेट है तो PKT लिख दिया, पूरा नाम लिख दिया PACKET, यहाँ पे भी लिख दिया पैक, और यहाँ पे 0 रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना, 0 रहेगा, क्योंकि पैकेट पैकेट में जाता है। बोतल हो गया BTL, अगर आप कोई चीज़ बोतल में बेच रहे हो, जैसे कि भी मस्टर्ड ऑयल वगैरह है ना, इस तरीके से कोई भी लिक्विड में चीज़ें जो बोतल्स में आती है, तो आप क्या कर सकते हो, बोटल्स ले सकते हो, डेसिमल प्लेस इनमें 0 रहेगा।
ऐसे ही होता है आपका कार्टून, CTN कार्टून। ठीक है, आप क्या करोगे, ये ले लोगे CTN कार्टन। ठीक है, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है। ठीक है, वो ले लोगे आप। ओके, डेसिमल प्लेस जीरो ही रहेगा। फिर आ जाता है बैग, BG, पूरा नाम BAG। फिर BAG ले लो आप, इसमें भी जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, यूनिट्स क्रिएट करनी होती है। अब क्या होता है ना, ये जो ग्रोसरी शॉप हो गई या जो आयरन स्टोर की दुकानें हो गई, इनमें क्या होता है ना, हार्डवेयर की दुकानें हो गई, इनमें क्या होता है ना, ज़्यादा यूनिट्स वगैरह यूज हो जाती हैं, क्योंकि इनमें तो अलग अलग सामान होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो किलोग्राम, ग्राम, लीटर, मिलीलीटर, सब तरीके के यूज होती हैं। बट जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप होती है ना, उनमें किलोग्राम, ग्राम का तो कोई सीन ही नहीं होता, वो तो पैकेट इसमें ही जाता है, पीस में, पैकेट में या नोज में, इनमें ही जाता है। तो उसमें क्या होता है ना, ये इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता अपन को यूनिट्स वगैरह। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है। ठीक है, अब आ जाता है इसमें कि कंपाउंड यूनिट का मतलब क्या होता है। कंपाउंड यूनिट दोस्तों वो यूनिट होती है जो कम से कम 3 यूनिट से मिलके बनी होती है, यानी कि रिफ्लेक्ट वो एक ही करेगी, बट वो मिलके 3 से तैयार हुई होगी। ठीक है ना, जैसे कि भाई अपन ने लिख दिया कि भाई जैसे एक चीनी का कट्टा है, उसमें वो 50 किलो का है, और हम उसमें बैग भी दिखाना चाहते हैं, किलोग्राम भी दिखाना चाहते हैं, और ग्राम भी दिखाना चाहते हैं, तीनों चीजें दिखाना चाहते हैं। ठीक है ना, कि भाई एक बैग 50 किलो का है, और वो उसमें ग्राम्स भी है, मतलब कि हम उसको अगर खुले में भी बेचना चाहें किसी भी पैकेट को, अगर किसी चीनी के कट्टे को, तो हम उसको खुले में भी बेच पाएंगे, क्योंकि चीनी का कट्टा तो आपको पता ही होगा 50 kg का आता है ना। तो बाद में उसको क्या करते हैं, शॉप वाले, दुकान वाले उसको खुला भी बेचते हैं, कोई कोई कट्टे का कट्टा बेच देते हैं। तो हम उसको खोलते तो है ना, खोल के रखेंगे तभी वो थोड़ी थोड़ी 5 किलो, 2 किलो, 5, 10 किलो जाएगी, कस्टमर को बांटेंगे। मना थोड़ी कर देंगे कस्टमर को कि नहीं, हम तो 1 किलो नहीं देंगे। तो 3 यूनिट से मिलकर अगर कोई एक यूनिट बनती हो, तो कंपाउंड यूनिट होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो कंपाउंड यूनिट हमने यहाँ से सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखो, ये पूछ रहा है ये पूछ रहा है यहाँ पे फर्स्ट यूनिट, कन्वर्जन ऑफ, और सेकेंड यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट यूनिट डालनी है हमें बैग। ठीक है, अब यहाँ डाल दिया हमने बैग, मतलब जो चीनी का कट्टा है वो 50 किलो का है, तो बैग ऑफ 50 kg, है ना। मैंने डाल दिया यहाँ पे, 2 यूनिट से मिलके बना, 2 यूनिट मिलके 1 यूनिट बन जाएगी, मैंने गलत बता दिया था, 3 यूनिट नहीं होती है। 2 यूनिट मिलके अगर 1 यूनिट बन जाए, तो उसको अपन कंपाउंड यूनिट बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये 2 यूनिट मिलके तो 1 यूनिट बन रही है। बैग ऑफ 50 kg, मतलब एक बैग 50 kg का है। ये मैंने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया कि भी आप एक बैग को 50 kg का बैग मान के चलो, इसको आप एक यूनिट ही मान के चलनी है आपको। आपको ये अलग अलग काउंट नहीं करना है फिर। टेली क्या करेगा, इसको अलग अलग काउंट नहीं करेगा, एक यूनिट ही मान के चलेगा कि बैग ऑफ 50 kg। ठीक है ना, ये बन गया हमारा। कभी कभी आ जाता है कि भी कोई बैग होते हैं जो 20 किलो के भी होते हैं, जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया के जो होते हैं ना, तो मैंने लिख दिया 20 kg, बैग ऑफ 20 kg। कभी कभी कार्टून भी आ जाते हैं, जैसे भी गुड़ के कार्टून होते हैं ना, तो कार्टून ऑफ 30 kg, है ना। 30 किलो के जो गुड़ होता है, उसका कार्टून में आता है वो। समझ में आ रही मेरी बात। और कभी कभी हो जाता है कि सरसों का तेल जो होता है, उसका टीन आता है 15 kg का, 15 लीटर का। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक नॉर्मल यूनिट क्रिएट कर लो, सिंपल यूनिट क्रिएट कर लो, लिख लो यहाँ पे टिन। टिन तो मिलेगा ना, तो न्यू बना लो टिन। ठीक है ना, न्यू बना लेना टिन। ठीक है, टिन ऑफ 50 लीटर, ये 15 लीटर का एक टिन, ये काउंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंपाउंड यूनिट बना सकते हो, यानी कि 2 यूनिट से आप एक यूनिट बना सकते हो। ठीक है, अब आप देखना चाहो कि भी कैसे बनी है, कैसे नहीं बनी हमारी यूनिट्स, तो आप क्या करोगे, बैक आओगे। बैक आके आप यहाँ अल्टर में आओगे, सेकंड नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर हमें कोई भी करेक्शन वगैरह करना होता है, तो हम कहाँ जाते हैं, अल्टर में जाते हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, अल्टर में जाओगे। अल्टर में वही सेम सारे फीचर आएंगे, बट आपको क्या करना है, यूनिट्स पे सिलेक्ट करना है। ये आपकी सारी यूनिट्स बन के क्रिएट होगी, देखो जो मैंने बनाई थी।
ये तो है हमारी कंपाउंड यूनिट, ये कंपाउंड यूनिट, ये दोनों कंपाउंड यूनिट बन गई ना। बैग ऑफ 50 kg, बैग ऑफ 50 kg, कार्टून ऑफ 30 kg और टीन ऑफ 15 लीटर, ये आपने बना लिया। ठीक है, बाकी आपके नॉर्मल है, सिंपल है, जो भी आपको दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है दोस्तों, यूनिट्स क्रिएट करनी होती है, बहुत सावधानी से करनी होती है, क्योंकि अगर आपने एक बार यूनिट गलत कर दी और बाद में आपने उसमें परचेजिंग भी कर दी, आपने एंट्रियां भी चढ़ा दी, फिर आप चाहोगे भी इसमें सही कर दूं मैं यूनिट, फिर सही नहीं होगी भाई साहब, फिर आपको बहुत कॉम्प्लिकेशन आएंगे, बहुत दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। आपको एंट्रियां सारी डिलीट करनी पड़ेगी, आपको स्टॉक आइटम सारे डिलीट करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। इसलिए स्टॉक यूनिट जो होती है ना दोस्तों, बहुत सावधानी से, बहुत सिंपल तरीके से बनानी होती है। आप पहले डिसाइड करो कि आपको बनाना किस तरीके से, आपको कैसे अपने स्टॉक को मेंटेन करके चलना है, किस यूनिट्स में आपको मेंटेन करना है, तो उस हिसाब से ही आपको यहाँ से चूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा यूनिट्स। अब हम सीख लेते हैं आइटम्स वगैरह में कैसे बनाने होते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम्स में जाएंगे, जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये वाला स्टॉक आइटम्स। ठीक है, यहाँ हम जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। आप चाहें तो बैक आके क्रिएट में भी आ सकते हैं, मैं तो अभी अल्टर में चला गया था। आप क्रिएट में आ जाएं, स्टॉक आइटम्स में आ जाएं, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेम पूछ रहा है, आ गया ना, स्टॉक आइटम क्रिएशन नेम पूछ रहा है, अंडर पूछ रहा है, यूनिट्स पूछ रहा है, बाकी यहाँ पे अपन को क्या पूछेगा, वो सारी जीएसटी से रिलेटेड, स्टेचुरी से रिलेटेड डिटेल पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपल तरीके से क्या करना है, आइटम का नाम डालना है। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे जो कीबोर्ड का हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे मैं डेल वायरलेस माउस है ना, ये मैं खरीद रहा हूँ, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ मैं पेस्ट कर दिया, सिंपल डेल वायरलेस माउस। ठीक है, अलाइस में यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना होता। ठीक है, फिर आ जाता है अंडर। अंडर मतलब ग्रुप बताना है, जैसे मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया था ना कि ये क्या है, जो प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट एक ही ग्रुप से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे माउस है, माउस बहुत प्रकार के हो सकते हैं, डेल का है, एचपी का है, लॉजिटेक का है, टीवीएस का, अलग अलग प्रकार के माउस हो सकते हैं, तो वो सब माउस के ग्रुप में जाएंगे। कीबोर्ड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो यहाँ अपन को ग्रुप बनाना होता है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ क्रिएट करके डालो माउस। बाकी आप क्या करोगे, यहाँ पे शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम भी एडेड, इसको यस कर दो, बाकी एज इट इज रहेगा, कोई छेड़खानी नहीं करनी। अब यहाँ में बताना पड़ेगा कि ये जो डेल वायर्ड माउस है, इसकी क्वांटिटी, यूनिट क्वांटिटी क्या है, मतलब बेचने की इकाई क्या है, आप कैसे बेचोगे इसको, ग्राम में बेचोगे, 1 किलोग्राम में बेचोगे, लीटर मिलीलीटर पैकेट, किस में बेचोगे। तो ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हम पीसेज में ही तो बेचते हैं, 1 पीस 2 पीस है ना, तो हमें यहाँ से पीस लेना है, तो यहाँ आएंगे हम, यहाँ ले लेंगे पीस। ठीक है, पीस लेने के बाद यहाँ हम आगे सीधे स्टेचुरी डिटेल में, यहाँ पे, तो भाई क्या इस कीबोर्ड या माउस में जीएसटी लगता है, क्या ये जीएसटी एप्लीकेबल है, इसके अंदर जीएसटी वगैरह लगता है, तो हमने क्या कर दिया, जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पे एप्लीकेबल एज इट इज रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है अगर जीएसटी लग रहा है तो। अगर नहीं लग रहा होता तो आप नॉट एप्लीकेबल कर देते। ठीक है ना, बट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में सारों में जीएसटी लगता है। फिर आ रहा है एच एस एन एस एस सी रिलेटेड डिटेल, ये एच एस एन और एस एस सी। ठीक है, तो एच एस एन कोड होता है हमारा प्रोडक्ट्स के लिए, और एस एस सी होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। एच एस एन होता है हमारा आइटम्स के लिए, तो ये आइटम्स ही तो है हमारा डेल वायर्ड माउस, तो हमने यहाँ क्या करा, एच एस एन कोड डालना है। ठीक है, और एच एस एन कोड हम क्या करेंगे, एज पर कंपनी एंड स्टॉक ग्रुप में, हम एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप ये वाला ऑप्शन लेंगे, ना कि स्पेसिफिक, सॉरी, हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर ऑप्शन लेंगे। ठीक है ना, हमें पहला पहला ऑप्शन नहीं लेना। पहला पहला ऑप्शन आप तब लेते हैं जब हम कंपनी क्रिएट करते वक्त ही हम ये डिसाइड करवा देते हैं कि भी हम कंपनी में इतने परसेंटेज में या इतने इस एचएसएन में ही डील करेंगे। हम इस एचएसएन और इस परसेंटेज जीएसटी रेट के अलावा हम किसी में डील नहीं करते हैं, तब आप यहाँ एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप लेंगे। बट स्पेसिफाइड डिटेल आप तब यूज करते हैं जब आपकी कंपनी अलग अलग जीएसटी रेट और अलग अलग एचएसएन कोड या एसएससी कोड में डील करती है, तब यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्पेसिफाई अपने अकॉर्डिंग कर देंगे जो भी बिल में आया है। और यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन का यूज आप तब करते हैं जब प्रोडक्ट के क्वांटिटी, प्रोडक्ट की रेट के हिसाब से उसका एचएसएन जो, या सॉरी, उसका जीएसटी रेट भी बढ़ जाता है। मान लो कोई एक जींस है वो 500 रुपए की है, तो उसमें कोई जीएसटी नहीं है,
अगर वही जींस 500 से 1000 के बीच में अगर आप लेते हैं तो वो उस पर 12% जीएसटी ले लेंगे। वो 1000 से 1500 के बीच में अगर आप लेते हैं कोई जींस तो वो उस पर 18% लगेगा। और 1500 से ऊपर की जितनी भी आप जींस लेंगे उस पर रेट 28% होगा। तो अगर कुछ ऐसी कैटेगरी हो जिसमें क्लासिफिकेशन दे रखा हो, तब आप क्या करेंगे, थर्ड नंबर ऑप्शन चूज करेंगे। बट अगर आप कितने के प्रोडक्ट खरीदो, कितने ही अमाउंट का खरीदो, सेम ही जीएसटी लगेगा, तो आपको सेकंड नंबर ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ ले लिया मैंने स्पेसिफाइड डिटेल। अब यहाँ मैं क्या भरूंगा, हमारा HSN या SSE, जो भी आपके बिल में आया है, जो पार्टी है जिससे आपने माल खरीदा है, ठीक है ना, उसने आपको बिल में HSN और SSE तो दिया हुआ होगा, वो आपको यहाँ डालना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कोई भी HSN कोड 7581, यहाँ पे डाल दिया मैंने माउस। डिस्क्रिप्शन में आप माउस से रिलेटेड डिटेल डाल सकते हैं, जो भी आपको डालनी है। ठीक है, फिर आ जाता है जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल। अब ये क्या है, मतलब कितना परसेंट जीएसटी इस पे लग रहा है, अब ये बताना है हमें। तो यहाँ पे भी देखो वही सेम चीज आ गई है, एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, मतलब कि कंपनी क्रिएट करते वक्त ही हम डाल सकते हैं कि भाई हमें कितने परसेंट जीएसटी पे काम करना है। अगर एक ही प्रोडक्ट पे एक ही परसेंट जीएसटी पे हम काम करते हैं तो हम ये ऑप्शन यूज करेंगे। सेकंड नंबर ऑप्शन तब चूज करते हैं जब हम अलग अलग जीएसटी रेट में काम करते हैं, 5, 12, 18, 28, तो हम ये लेंगे। स्लैब बेस्ड रेट मैंने आपको बताया कि भाई हम क्या कर सकते हैं, इतने परसेंट, इतना जो हमने माल खरीदा है, 500 रुपए तक का माल खरीदा है तो उस पर इतना जीएसटी है, 1000 का खरीदा है तो उस पर इतना परसेंट जीएसटी बढ़ जाएगा, 1500 का माल खरीदा है तो उस पर 28% जीएसटी होगा। तो ऐसे स्पेसिफाइड स्लैब आप बना सकते हैं। तो हम बेसिकली लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल हियर, सेकंड नंबर ऑप्शन। सेकंड नंबर ऑप्शन के बाद भी हमसे और चीजें पूछ रहा है, टैक्सेबिलिटी टाइप्स, क्योंकि इस पे टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा, किस प्रकार का टैक्स लग रहा है, टैक्सेबल है, नॉन जीएसटी है, नील रेटेड है, एग्जेम्प्ट है। तो हम अभी क्या काम कर रहे हैं, टैक्सेबल काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसपे टैक्स लगता है। नॉन जीएसटी तो जीएसटी के दायरे, जीएसटी में तो आते हैं, बट मतलब जीएसटी के दायरे में नहीं आते। जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया ना, जीएसटी के दायरे में उनको अभी इंक्लूड किया ही नहीं गया है, तो वो नॉन जीएसटी हो जाएंगे। नील रेटेड जो जीएसटी के दायरे में तो है, बट उस पर किसी प्रकार का अभी तक कोई टैक्स नहीं है, 0% है एकदम। एग्जेम्प्ट मतलब, एग्जेम्प्ट का मतलब जिसपे कोई भी जीएसटी रेट अप्लाई नहीं होता है, जीरो भी नहीं अप्लाई होता है, वो एग्जेम्प्ट में आ जाता है। तो इस पे टैक्स लग रहा है हमारा, ऑब्वियसली हमारा टैक्स लगेगा तो हम टैक्सेबल लेंगे। अब कितना परसेंट आपका जीएसटी का रेट जो है, कितना परसेंट जीएसटी लगेगा, ठीक है, तो इस पे लगेगा, मान लो अपन देख लेते हैं 28%। ठीक है, इस पे 28% हमारा जो है वो जीएसटी कैलकुलेट होगा। तो जो भी आपके बिल में आ रहा है वो आप यहाँ से जीएसटी रेट उसका डाल के, गुड्स से तो गुड्स, सर्विस से तो सर्विस, या कैपिटल गुड्स ले सकते हैं। तो मैंने गुड्स ले लिया क्योंकि ये मेरी गुड्स है। ये हो गया। फिर आ जाता है हमारा दूसरा आइटम, WD ग्रीन। ठीक है, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, कभी आइटम खोल लेता हूँ। ये हमारा जाएगा एसएसडी में, क्योंकि हमारी एसएसडी है तो मैंने क्या करा, नया ग्रुप क्रिएट कर लिया यहाँ के। कहाँ के, यहाँ के लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में आके मैं नया क्रिएट कर लूंगा, एंटर मारूंगा एसएसडी, और यहाँ से मैं क्या करूंगा, इस ऑप्शन को यस कर दूंगा, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, ये मेरा यस रहेगा। ठीक है, अब एसएसडी में भी पीस में ही बेचूंगा, किलोग्राम ग्राम में तो बेचेंगे नहीं। और इसमें भी वो सेम ऑप्शनल है कि भाई जीएसटी एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल। सेकंड नंबर ऑप्शन स्पेसिफाई डिटेल, HSN कोड क्या है इसका, 7586, और यहाँ लिख दिया मैंने SSD। फिर यहाँ पे ले लिया स्पेसिफाई डिटेल, टैक्सेबल, और इसमें 18% जीएसटी लग रहा है हमारा। ठीक है, कितना परसेंट, 18%। गुड्स लेते हुए इसको सेव कर लेंगे। तो ऐसे आपको आइटम खोलने होते हैं। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ग्रोसरी शॉप की अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, है ना, वैसे मैंने इसका वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो उसमें देख सकते हो। ठीक है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे शुगर। ठीक है, तो शुगर हमारा क्या होता है, किराना का होता है, तो आप इसको प्राइमरी भी रख सकते हैं, ग्रुप भी बना सकते हैं। मैं इसको प्राइमरी रखता हूँ। यहाँ ले लिया मैंने केजी, और सेकेंड यूनिट भी चाहिए मेरे को अब, अल्टरनेट यूनिट, क्योंकि इसमें अभी केजी ही आ रहा है। अब कल को के कस्टमर कह रहे भाई साहब आधा किलो दे दो, 200 ग्राम दे दो, तो हम कैसे देंगे, दे ही नहीं पाएंगे। तो हमें एक यूनिट की और आवश्यकता पड़ेगी, वो है हमारा ग्राम। तो उसके लिए आपको एक अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन भी ऑन करना पड़ेगा, जो आपको मिलेगा यहाँ से नीचे। अगर आप जाएंगे ना तो F12 आ रहा है, यहाँ देखिए आ रहा है ना, यहाँ आपको जाना है, यानी कि कॉन्फ़िगर में। ठीक है, कॉन्फ़िगर में जाएंगे तो यहाँ पे देखो आ रहा है यूज अल्टरनेट यूनिट्स, इसको आपको यस करना है। ठीक है, इसको आप यस करेंगे और कंट्रोल ए करके सेव करेंगे।
तो जैसे ही आप कंट्रोल ए करके सेव करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, अल्टरनेट यूनिट्स आ गया। यहाँ पे आपको बताना है कि केजी का अल्टरनेट क्या है, तो केजी का अल्टरनेट है ग्राम। तो मैंने क्या करा, पहले ले लिया किलोग्राम और नीचे ले लिया ग्राम। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले ले लिया किलोग्राम यूनिट्स में और अल्टरनेट यूनिट्स में ले ली मैंने ग्राम। अब ये पूछ रहा है वेयर 0 ग्राम इक्वल टू 0 kg, मतलब कितने ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होता है। तो जाहिर सी बात है 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। तो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ लिख दिया 1000 ग्राम और यहाँ लिख दिया 1 kg। ये ध्यान रखना, हमेशा आप ऊपर हेवी में जो बड़ी यूनिट होती है ना वही आप लेना, कल को यहाँ छोटी यूनिट मत लेना, दिक्कत आएगी। हमेशा बड़ी यूनिट लेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने किलोग्राम ग्राम ले लिया, ठीक है। और यहीं पे अगर मान लो कोई चीज है, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता क्विंटल, है ना, यहाँ ले लिया मैंने क्विंटल, तो मैं लेता केजी, और ले लेता 100 kg बराबर 1 क्विंटल, यही होता है भाई। 100 kg बराबर 1 क्विंटल ही तो होता है, ये चेंज थोड़ी होगी यूनिट्स वगैरह। तो अगर आप कोई चीज बना रहे हो तो पहले बड़ी यूनिट लो ऊपर, उसके बाद आपको सेकंड जो यूनिट आप लोगे अल्टरनेट, वो छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैंने लिया मस्टर्ड ऑयल, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लूंगा लीटर और यहाँ लूंगा मैं ml, मिलीलीटर। और तो 1000 ml बराबर 1 लीटर, ऑब्वियस है यही बनेगा भाई। पहले मैं लीटर लूंगा, नहीं बड़ी क्वांटिटी, फिर लूंगा मैं, सॉरी बड़ी यूनिट, फिर लूंगा मैं छोटी यूनिट, लीटर मिलीलीटर, ठीक है। तो 1000 ml बराबर 1 लीटर। यहाँ आप 900 भी लिख सकते हो, क्योंकि 900 ml बराबर हमारा 1 लीटर काउंट होता है। जो तरल पदार्थ होते हैं उनमें अपन उसको अपन लीटर मिलीलीटर में तो काउंट करते हैं, बट जो है वो उसका 900 ml बराबर 1 लीटर काउंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो। दूसरा, जो हमारा शुगर का बैग है, शुगर @ 50 kg बैग, मैंने यो लिख दिया 1 यूनिट। मैंने यूनिट क्या डाली, शुगर @ 50 kg बैग, क्योंकि हमारे पास शुगर का कट्टा है 50 kg का। अब हम यहाँ ले सकते हैं 3 यूनिट। एक तो ले लिया हमने, जो हमने कंपाउंड यूनिट बनाई थी, कौन सी, बैग ऑफ 50 kg, जो हमने ये बनाई थी ना, बैग ऑफ 50 kg, ये हम ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम सेकेंड यूनिट ले लेंगे अल्टरनेट में ग्राम, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। अब इसको करने से क्या फायदा होगा, ध्यान से समझना। देखो हम खरीदेंगे तो बैग में, और उस बैग में 50 किलो चीनी है, ठीक है। तो हम उसको, कोई कस्टमर आया तो हम उसको बैग में भी बेच सकते हैं आइटम, किलोग्राम में भी बेच सकते हैं और ग्राम में भी बेच सकते हैं, क्योंकि हमने 3 यूनिट ली है, बैग, किलोग्राम और ग्राम, 3 यूनिट लिए ना। क्योंकि देखो यूनिट फर्स्ट में तो 2 यूनिट से 1 यूनिट बन गई, समझ में आ रही है, और सेकेंड यूनिट है हमारी ग्राम। तो बेनिफिट ये होगा कि हम कस्टमर को तीनों यूनिट से माल बेच सकते हैं कभी भी। अगर किसी ने कहा कि भाई 2 कट्टे दे दो तो 2 बैग दे देंगे, किसी ने कहा कि भाई हमें 5 किलो दे दो, हम केजी का यूज कर लेंगे, कोई कहेगा भाई हमें 1.5 किलो दे दो, हम ग्राम का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस तरीके की यूनिट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी सिचुएशन ये भी आ जाती है कि जैसे कि भाई जो हमारे देखा जाए तो जो हल्दी मिर्च वगैरह होते हैं या जो गुड़ वगैरह होते हैं, है ना, तो यहाँ उसका भी क्या होता है ना, गुड़ @ 30 kg कार्टून, 30 kg का गुड़ का कार्टून है। तो यहाँ से हम लेंगे कार्टून ऑफ 30 kg और यहाँ ले लेंगे ग्राम, सेम सिचुएशन रहेगी। यहाँ पे हम ले लेंगे कार्टून ऑफ 30 kg और यहाँ ले लेंगे 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। बस, तो हम तीनों यूनिट्स में उसको बेच पाएंगे। कोई कार्टून लेना चाहता है तो कार्टून ले लो, किसी को किलोग्राम में लेना है किलोग्राम में ले लो, किसी को ग्राम में चाहिए ग्राम में ले लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी जो यूनिट्स वगैरह हैं सेट करना होता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। स्टॉक आइटम इस तरीके से खुलेंगे, ठीक है। फिर आप इसमें क्या करोगे, जो भी आपको जीएसटी रेट वगैरह डालना है, जो भी आपका एचएसएन वगैरह है वो आप यहाँ डालोगे, जीएसटी रेट वगैरह डालोगे, मैं डाल दिया 12%, ठीक है। और यहाँ पे रिपोर्टिंग यूक्यूसी आप ले लोगे, कार्टून, किलोग्राम, ग्राम, तीनों में से कोई भी। आपको यहाँ से यूक्यूसी रिपोर्टिंग, यानी रिपोर्टिंग करते वक्त, जीएसटी रिटर्न लगाते वक्त, जब जीएसटी का रिटर्न आप फाइल करोगे या जीएसटी की रिपोर्ट देखोगे, तो आप किसकी रिपोर्टिंग चाहते हो,
उसको कार्टून में दिखाएं, ग्राम में दिखाएं, किलोग्राम। बट मैं तो कहूंगा आपको कि आप उसको फर्स्ट यूनिट जो भी आपकी बड़ी यूनिट है कार्टून में ही रखो उसको, बस। ये लो। अब आप देखना चाहते हैं कि आपने कौन कौन से आइटम्स खोले, तो आप क्या करोगे, अल्टर में आओगे, स्टॉक आइटम्स में आओगे, तो ये आपने तीन जो है आइटम खोले हैं, एक तो डेल माउस, एसएसडी और ये गुड। ठीक है। चेंजेस करना है तो आप अल्टर में आके चेंजेस कर सकते हो। मान लो आपको कोई भी चेंजेस करना है तो आप यहीं आके करोगे। कहाँ पे, यहाँ पे अल्टर में आके, ठीक है, ये स्टॉक आइटम्स में आके यहीं पे आपको कोई भी चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो। चेंजेस तभी हो पाएगा जब तक आपने कोई एंट्री नहीं की। अगर आपने कोई एंट्री पास कर दी तो आपको इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। नाम में आप भले चेंजेस कर दो कुछ भी, बाकी और किसी में आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करने होते हैं। ग्रुप मैंने बता दिया, आप यहाँ पे आके भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट में आके स्टॉक ग्रुप, जैसे कि भी कीबोर्ड है तो आपने कीबोर्ड का ग्रुप बना दिया, इसको यस कर दिया। ठीक है। और हार्ड डिस्क है, आपने इसका ग्रुप बना दिया। ठीक है। और मॉनिटर है, आपने इसका ग्रुप बना दिया। ठीक है। और मान लो कि भाई प्रोसेसर है, या अगर अपन रैम देखें तो रैम है ना, आप इसका भी ग्रुप बना सकते हो कि सारे रैम रैम के ग्रुप में जाएं, सारी एसएसडी में जाएं। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, ग्रुप वगैरह बना सकते हो, ताकि आपके लिए क्या हो जाए, स्टॉक आइटम्स में जाके उसको देखना, उसको समझना ईजी हो जाएगा। वरना अगर आप इसमें से ग्रुप नहीं बनाएंगे तो सारे आइटम्स आपको एक जगह ही मिलेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की ग्रुप आइटम्स क्यों ना हो, सब मिक्स मिलेंगे। बट अगर आपने एक ग्रुप बना रखा होगा तो जब आपको पता है कि मेरे को मॉनिटर ही चेक करना है तो आप मॉनिटर के ग्रुप में जाएंगे। आप माउस में या कीबोर्ड में प्रिंटर में नहीं चले जाएंगे। समझ में आ रही है ना। तो हमारे लिए ईजी हो जाता है उस स्टॉक आइटम्स को ढूंढना, आइडेंटिफाई करना, सर्च करना डेली में। अदरवाइज सारे मिक्स होंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है हमारे लिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जैसे हमें ग्रुप्स वगैरह बनाने होते हैं। फिर आ जाता है गोडाउन। गोडाउन वही सेम चीज़ मैंने आपको बताया कि आपका एक तो मेन लोकेशन होती है, दूसरा होता है आपका गोडाउन की भी, आपने कोई और सामान भी आपने किसी और गोडाउन में रख रखा है तो आप उसका भी खाता खोल सकते हो। मैंने गोडाउन से रिलेटेड मेरा यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाल रखा है। ठीक है। आप चाहें तो उसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, मैं उसका आपको लिंक वगैरह जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है ना। तो जैसे ही आप गोडाउन पे क्लिक करेंगे, तो अगर कोई नया बनाना है तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। अगर कोई एग्जिस्टिंग है, जैसे पहले से कोई ग्रुप बना रखा है आपने, उसमें आपको कोई चेंजेस करना है तो आप अल्टर में आएंगे। बट मेरे को नया क्रिएट करना है तो मैं क्रिएट में आऊंगा। जो नाम देना है वो नाम डालिए, मैंने दे दिया आजाद मार्केट, जीडी, गोडाउन। ठीक है। और यहाँ आप क्या करेंगे, प्राइमरी रखेंगे, मेन लोकेशन नहीं, प्राइमरी। इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ये लो। फिर ले लिया आपने बालाजी मार्केट। अब आप चाहो तो इसमें और भी ऑप्शन होते हैं गोडाउन में। आप F12 प्रेस करेंगे ना, तो आप इन सबको अगर यस कर देंगे तो देखो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी रखेंगे, एड्रेस भी डाल सकते हो कि बालाजी मार्केट कहाँ पड़ता है, कौन सी जगह पे पड़ता है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये बालाजी मार्केट कहाँ पड़ेगा, वो आप यहाँ पे एड्रेस उसका पूरा डाल सकते हो, अगर आपको एड्रेस वगैरह भी डालना है तो। ठीक है। अदरवाइज एड्रेस नहीं डालना तो आप उसको सीधा यस करो, बस कुछ नहीं करना। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो आपका गोडाउन है वो आप क्रिएट कर सकते हो। बाकी चेंजेस करने हैं तो आपको अल्टर में ही आना है, गोडाउन में आना है, तो यहाँ पे आप चेंजेस कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपको चेंजेस करने हैं। ठीक है ना। इस तरीके से ये हो गया आपका गोडाउन। ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, आइटम्स क्रिएट करने होते हैं, यूनिट्स क्रिएट करनी होती है, ग्रुप्स और गोडाउंस क्रिएट करने होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हम नेक्स्ट करेंगे परचेज की एंट्री कैसे की जाती है। उसके लिए हमें जाना है वाउचर्स में और F9 प्रेस करना है। ठीक है। परचेज वाउचर की शॉर्टकट की होती है F9। तो जैसे हमारे सामने एक परचेज का वाउचर ऑलरेडी पहले से खुला हुआ है, यहाँ पे हमसे मांग रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो आपको वो बिल नंबर डालना है जिस बिल नंबर से आपके पास माल आया है, सामने वाली पार्टी ने जो बिल भेजा है आपको,
वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो मैंने डाल दिया GST 100, ठीक है। और F2 दबा के आप जो भी डेट है आपकी, जिस डेट में आपके पास माल आया है, ठीक है ना, वो डेट आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। वाउचर डेट मतलब आप जिस डेट को आप एंट्री कर रहे हो वो यहाँ पे डालनी है। मान लो कि भी अ, हमारे पास आया है माल 2 तारीख को, ठीक है, बट जो बिल में डेट है वो है 1 अप्रैल, तो यहाँ पे आप 1 अप्रैल लिख सकते हो। ये ध्यान रखना, यहाँ पे 2 डेट होती है, एक डेट तो आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। ये डेट है इनवॉइस डेट, सप्लायर की इनवॉइस डेट, क्योंकि उसने अपने यहाँ से जो माल आपको भेजा है, मान लो आपके पास दूसरे स्टेट से माल आ रहा है, ठीक है ना, तो दूसरे स्टेट से माल आने में कम से कम 1 या 2 दिन का वक्त लग जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस पार्टी के बिल में क्या डेट डाली हुई है वो डेट आप यहाँ पे डालेंगे। और आप क्या करोगे, आप जिस तारीख को वाउचर की एंट्री कर रहे हो वो आप डेट यहाँ पे डालोगे, ठीक है। ये तो होता है खुद के लिए, ये होता है सामने वाली पार्टी ने कब आपको बिल काट के दिया, तो हमारी वो डेट आपको यहाँ मेंशन करनी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर यहाँ पार्टी के नेम में ले लिया बंसल कंप्यूटर, क्योंकि बंसल कंप्यूटर से हमारे पास माल आ रहा है, ठीक है। और परचेज अकाउंट लेते हुए मैं इसको एक्सेप्ट करवाऊंगा। नेम ऑफ आइटम में उस आइटम का नाम डालना है जो आपके बिल में आया है, जो भी आपने ऑर्डर दिया था पार्टी के इनवॉइस में, बिल में जो भी आपके पास बिल आया है, जो भी आपके पास माल आया है, वो आपको क्या करना है, यहाँ पे डालना है। तो स्पेस दबाएंगे, स्पेस दबाते लिस्ट का आइटम खुल जाएगा, लिस्ट की स्टॉक आइटम खुल जाएगी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ से जो भी आपके पास माल आ रहा है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने ले लिया डेल वायर्ड माउस, मान लो 100 पीस हमने मंगाया है 150 रुपए के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया, मान लो एक ही पीस इससे हम मंगवा रहे हैं, डेल वायर्ड माउस 100 पीस। आपको क्या करना होता है, यहाँ पे तो आपको आइटम का नेम डालना होता है, और यहाँ पे आपको डालना होता है कि कितनी क्वांटिटी आई है, किस रेट में आई है। जैसे ही आप क्वांटिटी और रेट डालेंगे तो टेली अपने आप उसका क्या करेगा, टोटल कर देगा, ठीक है ना। टोटल 15,000 रुपए का माल है। अब आपको क्या करना है, GST लगाना है। तो GST लगाने के बाद आपको एंटर मार के दोबारा नीचे आना है, और यहाँ पे आप लगाएंगे CGST और HGST। पहले आपको CGST लगाना है, पहले आप HGST नहीं लगाएंगे, ध्यान देना, ठीक है। हमेशा पहले CGST लिखते हैं, उसके बाद आपको HGST लिखना होता है। तो टोटल जो है हमारा बिल कितने रुपए का बन चुका है, 19,200 का, जिसमें से 2100 हमारा क्या है, CGST HGST है। आइटम का जो टोटल हमारे पास आइटम है वो 100 पीस हमने खरीदे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परचेज की एंट्री। इसको हम क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस लेते हुए क्या करेंगे, अपन सेव करेंगे, क्योंकि जब भी हमारे पास नई बिल से माल आता है तो हम हमेशा न्यू रेफरेंस ही लेते हैं। न्यू रेफरेंस लेते हुए GST 100 इसका बिल नंबर है, 19,200 रुपये वो हमसे मांगता है। ये तो होगी हमारी एक परचेज की एंट्री, ठीक है। दूसरी मैं कर लेता हूँ, जैसे CS 200, ठीक है। और 2 तारीख को हमारे पास माल आया है, कंप्यूटर स्टेशन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। परचेज सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से मैं ले लिया है WD ग्रीन। WD ग्रीन की मैंने SSD 50 मंगाई है, ठीक है, 1190 रुपये के हिसाब से। अब मेरे को CGST या GST लगाना है, तो जो ही आपको ये टोटल दिख रहा है ना, इसके नीचे हमारे पास क्या होना चाहिए, कर्सर आना चाहिए। मतलब अब हमें एक बार और एंटर मारना है, एंटर मारेंगे तो हमारा कर्सर यहाँ आ गया। अब यहाँ पे हम CGST और HGST लगा देंगे, तो टोटल जो बिलिंग है हमारी कितनी होगी, 70,210 की, इसमें से 5,355 CGST और HGST है, ठीक है। फिर इसको हम एंटर मार के न्यू रेफरेंस देते हुए इसको सेव कर लेंगे। ये हो गया हमारा लोकल में अगर हमने कोई माल खरीदा है। अब हम देख लेते हैं कि अगर दूसरे राज्य से हमारे पास माल आ रहा है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ A1, ठीक है। इसका जो बिल नंबर है वो अज्यूम कर रहा हूँ, कुछ भी मैं डाल देता हूँ, और A1 कंप्यूटर्स यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे दूसरे स्टेट की पार्टी है। परचेज लेते हुए मैं एक नया आइटम बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे HP वायर्ड कीबोर्ड, इसको मैं डालूंगा कीबोर्ड के ग्रुप में, ठीक है। और इसको यस कर दूंगा, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, यस। पीस लूंगा, का HSN कोड मैं अपने हिसाब से अज्यूम करके कुछ भी डाल दूंगा, यहाँ डालूंगा कीबोर्ड, और स्पेसिफाई डिटेल करके मैं डाल रहा हूँ 12% GST, ठीक है। अभी हमसे यहाँ से क्वांटिटी मांग रहा है, तो मैंने क्वांटिटी डाल दी 100 पीस, और 210 रुपए के हिसाब से, ठीक है। अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, SGST CGST नहीं लगाएंगे, IGST लगाएंगे, क्योंकि माल जो है वो दूसरे राज्य से आ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लगाएंगे IGST। तो IGST लगाया तो 2520 हमारा टैक्स हो गया, 21,000 रुपये हमारी टैक्सेबल वैल्यू होगी, टोटल बिलिंग होगी 23,520 रुपए की,
तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लोकल और अदर स्टेट से अगर आपके पास माल आ रहा है तो आपको इस तरीके से एंट्री करनी है। ठीक है, इसको न्यू रेफरेंस लेते हुए हम सेव करा लेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा कि अगर आपने मान लो किसी से फिक्स असेट खरीदा है, ठीक है ना, तो फिक्स असेट की एंट्री हम कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं नई पार्टी बनाता हूँ, बिट्टू इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्री क्रेडिटर, और ये हमारा मान लो लोकल है। ठीक है ना, उसी सेम स्टेट का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका जीएसटी नंबर डाल देंगे। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, उससे उससे हम खरीद रहे हैं हम फिक्स असेट। तो इसकी एंट्री आप नेम ऑफ आइटम वाली यानी कि इसमें नहीं करोगे। ठीक है, आप इसकी एंट्री यहाँ नहीं करोगे, इस वाउचर में नहीं करोगे, आपको इसका मोड चेंज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आ रहा है चेंज मोड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल एच करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अकाउंटिंग इनवॉइस भी ले सकते हो, एज वाउचर भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अकाउंटिंग इनवॉइस। ठीक है, जैसे अकाउंटिंग इनवॉइस लिखा तो परचेज यहाँ पे शो नहीं कर रहा है हमें, क्योंकि परचेज वर्ड ओनली फॉर गुड्स के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे परचेज का कोई हमसे लेजर ही नहीं मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर्टिकुलर में मैं क्या करूंगा, जो मैं उससे फिक्स एसेट खरीद रहा हूँ उसका मैं खाता खोलूंगा। तो मैं अल्ट सी करता हूँ, और मैंने यहाँ पे मान लो मैं एसी खरीद रहा हूँ अगर अपने बिजनेस के लिए, तो मैं लिख लिया वोल्टास एसी एट द रेट डेढ़ टन और 5 स्टार। ठीक है, तो डाल दूंगा मैं फिक्स एसेट के ग्रुप में, क्योंकि हमारे बिजनेस का फिक्स एसेट है। ठीक है, यहीं पे हमें क्या करना है, जीएसटी लगाना है कि भी इस फिक्स एसेट को खरीदने में कितना परसेंट जीएसटी लग रहा है। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा जो भी जीएसटी रेट है उसका, जो भी उसका एचएसएन कोड है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि 28% जीएसटी है, एचएसएन कोड इसका ये है, और कैपिटल गुड्स लेते हुए इसको मैं एक्सेप्ट करवा लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टोटल अमाउंट पूछ रहा है। तो मान लो कि ये जो हमारा वोल्टास का जो एसी है, ठीक है ना, वो है हमारा 44,000 रुपए का। अब इस 44,000 रुपये हमें सीजीएसटी और एचजीएसटी लगाना है। तो सीजीएसटी लिखेंगे और एचजीएसटी लिखेंगे, तो टोटल बिलिंग होगी 56,320 रुपए की। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या करेंगे, फिक्स एसेट खरीदने की एंट्री आपको करनी है, फिर आप न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। फिर अगर हम बैलेंस शीट में जाएं, तो बैलेंस शीट में हमें यहाँ पे दिख रहा है फिक्स एसेट, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि जो फिक्स एसेट है वो हमारी क्या होती है, बिजनेस की एसेट होती है, तो एसेट हमेशा बैलेंस शीट में शो करेगी। असेट हमारी ये रही, क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ पे है ही, सन्ड्री क्रेडिटर ये हमें पे करना है, और ये हमारी ड्यूटी एंड टैक्स है जो माइनस में आ रही है। माइनस में इसलिए आ रही है क्योंकि हमारी आईटीसी गवर्नमेंट के पास जमा है अभी। जब हम सेल करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, और प्लस में आने के बाद हमें उतना पेमेंट गवर्नमेंट को पे करना होगा। और अगर आप स्टॉक समरी में देखें, तो स्टॉक समरी में देखो मैंने माउस में वो ऑप्शन यस नहीं करा था, शुड क्वांटिटी बी आइटम एडेड, उसको यस नहीं करा था। और कीबोर्ड और एसएसडी में मैंने करा था, तो दोनों में देखो 100 पीस 50 पीस रेट भी दिखा रहा है और वैल्यू भी दिखा रहा है। बट माउस वाले में क्वांटिटी और रेट नहीं दिखा रहा, वैल्यू दिखा रहा है बल्कि। ठीक है, तो आप इस तरीके से आपको समझना है कि भाई यस और नो करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आप यस करोगे तो क्वांटिटी रेट और वैल्यू तीनों दिखाएगा, अगर नो करोगे तो क्वांटिटी और रेट नहीं दिखाएगा, सिर्फ वैल्यू वैल्यू दिखाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे हमारे कि भी हमारे पास कोई एग्जेम्प्ट माल आ रहा है जिसपे कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता है, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो दोबारा मैं वाउचर में आता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मोड चेंज करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, फिर कंट्रोल एच प्रेस करूंगा और आइटम इनवॉइस में आ जाऊंगा। ठीक है, बिल नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ, डेट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करूंगा, पार्टी का नाम सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, जो जैसे मैंने ले लिया यहाँ से बंसल कंप्यूटर, यहाँ से ले लिया मैंने परचेज। अब वो आइटम खोलूंगा जिसपे जीएसटी नहीं लगता। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे सब पे तो जीएसटी लगता ही लगता है। ठीक है ना, कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जिसपे जीएसटी ना लगता हो। बट मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने अल्ट सी करा। ठीक है ना, जैसे भी बीज होते हैं ना, बीज पे किसी पे भी टैक्स नहीं लगता, आटे पे कोई टैक्स नहीं लगता, है ना, कणक पे कोई टैक्स नहीं लगता, बहुत सी चीजें ऐसी है जिसपे टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो जो भी बीज है उस पे हमारा टैक्स नहीं, नमक होता है जैसे, नमक पे कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ मान लो मैंने ले लिया वीट,
और इसको डाल दूंगा मैं एक बार प्राइमरी लेते हुए केजी किलोग्राम, और यहाँ लिख लेंगे जो भी यूक्यूसी है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 3। ठीक है, और इस पे हम जो भी उसका एचएसएन कोड है, जो भी उस पे टैक्स है हम ले लेंगे। तो टैक्स इस पे एग्जेम्प्ट है, तो हमने ले लिया एग्जेम्प्ट। ठीक है, ये सेव करा। कितनी क्वांटिटी? 100 किलो। ठीक है, रेट इसका ले लिया हमने 35 रुपये 90 पैसे। ये हो गया। अब यहाँ पे सीजीएसटी या जीएसटी नहीं लगाना, आपको कोई भी टैक्स नहीं लगाना है, क्योंकि वीट पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे सीधा ही इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे न्यू रेफरेंस देते हुए। ये लो, ठीक है, ये हो गया। अब आप अगर अपनी स्टेचुरी रिपोर्ट्स में जाके देखें, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेचुरी रिपोर्ट्स, ठीक है, जीएसटीआर रिपोर्ट, जीएसटीआर 3B। यहाँ पे आप क्या करोगे, डेट डालोगे अल्ट के साथ F2, 1/4 से 30/4। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो दिख रहा है, एक तो ये है हमारा और एक ये है। ठीक है, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इतना माल खरीदा है। ठीक है, तो अगर आप एंटर मार के देखेंगे यहाँ पे, तो आपको सारे बिल्स वगैरह आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, 13,615, 13,615 सीजीएसटी है, जीएसटी, और 2520 हमारा आईजीएसटी है। टोटल 29,750 की हमारी आईटीसी है, जो गवर्नमेंट के पास हमारी जमा हो चुकी है, वो हम क्लेम कर सकते हैं माल बेचते वक्त। ये क्या हमारा 3590, ये हमारा एग्जैक्ट नील रेटेड, जो हमने नील रेटेड में खरीदा था माल, वो आपको यहाँ दिखाई देगा कुछ। एग्जाम नील रेटेड है, नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई, इसमें दिखाई देगा। और ये जो दिखाई देगा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल आइदर इन पार्ट ऑफ इन फुल। ठीक है ना, ये यहाँ पे दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो होगी हमारी परचेज से रिलेटेड एंट्री। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें सेल्स की एंट्री कैसे करनी है। उसके लिए हम जाएंगे वाउचर में, F8 प्रेस करेंगे। ठीक है, F8 सेल्स वाउचर का शॉर्टकट की होता है। पार्टी अकाउंट नेम में हम उस पार्टी का नाम डालेंगे जिसको हम माल बेच रहे हैं। तो जैसे मैंने श्याम कंप्यूटर ले लिया, यहाँ पे सेल्स लेजर में सेल्स का अकाउंट सेलेक्ट करना है, स्पेस दबाएंगे, एक हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से मान लो हमने इसको माउस दिया है 50 पीस। ठीक है, 210 रुपये, और जो हमारा कीबोर्ड है वो भी हम उसको दे रहे हैं 350 रुपये। अब हम क्या करेंगे, टोटल के नीचे सीजीएसटी और एजीएसटी चार्ज करेंगे। ठीक है, लोकल में सीजीएसटी और एजीएसटी चार्ज होता है, ध्यान रखना, हाफ हाफ। ठीक है, और टोटल बिलिंग होगी 33,040 की। 2520 हमने क्या करा, उसे टैक्स कलेक्ट कर लिया। फिर हम न्यू रेफरेंस लेते हुए क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। ये तो होगी सिंपल पर सेल्स की एंट्री। दूसरा दूसरा हमने बेचा है गुरु कंप्यूटर एंड हार्डवेयर को। ठीक है, ये भी क्या है, हमारा सेम स्टेट का ही पार्टी है, तो उसको भी सेल्स लेते हुए हमने उसको दिया है डब्ल्यू डी ग्रीन एसएसडी 30 पीस। ठीक है, 1890 रुपए। और दूसरा हमने उसको दिया है माउस 25 पीस 190 रुपए। और नेक्स्ट हमने दिया है कीबोर्ड 25 पीस 310 रुपए। ठीक है, अब हम लगाएंगे यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको सेल की एंट्री करनी होती है लोकल में। फिर आप न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको सेव कर लेंगे। ये ध्यान रखना, आपको डेट भी चेंज करनी है साथ साथ में। मान लेते हैं इसको हमने 20 तारीख को माल दिया है, सेम डेट में मत चलते रहना कि भी एंट्री पे ही ध्यान है, डेट क्या है वो आप देख ही नहीं रहे हो। आपको बिलिंग में हर एक चीज देखनी होती है। ठीक है, ये लो, हो गया सेल आउट। अगर हमने उस पार्टी को माल बेचा है जो दूसरे राज्य की है, तो जैसे ये पंजाबी कंप्यूटर एंड एसेसरीज है, ये पंजाब की है। ठीक है ना, तो अब हम इसको बेचेंगे, तो डेट चेंज करके मैंने दे दिया, मान लो डब्ल्यू डी ग्रीन 20 पीस 1710 रुपये, और माउस 180 रुपये, और कीबोर्ड 300 रुपये। ठीक है, अब यहाँ हम लगाएंगे आईजीएसटी, क्योंकि दूसरे राज्य से माल हम दूसरे राज्य को माल सप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे आईजीएसटी लिया 8,316, उसका टैक्स बन के आ गया। आप टैक्स एनालिसिस देखना चाहते हो तो अल्ट के साथ ए करोगे, फिर अल्ट के साथ F1 करोगे डिटेल में देखने के लिए। तीनों प्रोडक्ट का हमारे पास यहाँ पे टैक्स एनालिसिस आ गया है कि डब्ल्यू डी ग्रीन पर तो टोटल टैक्स लग रहा है, वो लग रहा है 6,156।
और माउस पे लग रहा है 1260 और कीबोर्ड पे लग रहा है हमारा 900। तो टोटल हमारा जो टैक्स है वो 8,316 रुपए है। ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव करना है। अब अगर आप स्टॉक समरी में देखें तो आपका जो स्टॉक है वो सारा खत्म है, बस बीट बाकी है। ठीक है। बैलेंस शीट में देखेंगे तो यहाँ पे देखो अभी भी क्या आ रहा है, -3,928 आ रहा है, मतलब अभी भी गवर्नमेंट के पास हमारा टैक्स जमा है एक्स्ट्रा। ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे सेल। ठीक है। तो हम आ जाते हैं वाउचर में, दोबारा हम सेल करेंगे वीट को। ठीक है। जैसे मैं कैश में क्या कर रहा हूँ, कोई वीट सेल कर रहा हूँ। ठीक है। कस्टमर आ गया तो किलोग्राम मैंने उसको बेचा है। ठीक है, और ये डाल दिया मैंने रेट 40 रुपए। ये लो। अब आपको सीजीएसटी या जीएसटी नहीं लगाना है यहाँ पे भी, क्योंकि वीट है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है। ये लो। अब बैलेंस शीट में आते हैं, बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी सेल्स की एंट्री भी कर सकते हैं। अब आप देखते हैं कि भी रिपोर्ट में क्या फर्क पड़ रहा है उसका, स्टेचुरी रिपोर्ट में। तो हम स्टेचुरी रिपोर्ट्स में आते हैं, जीएसटी रिपोर्ट में आते हैं और जीएसटीआर 1 सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जो जीएसटीआर 1 है ना दोस्तों, ये तो होता है सेल्स देखने के लिए, सेल्स की एंट्री। और जीएसटीआर 3 भी होता है परचेज के लिए। तो मैं जीएसटीआर 1 में आऊंगा। ठीक है। और यहाँ पे देखो आपके पास 3 बिल थी, 3 बिल थे ना आपके पास। ठीक है ना। तो आपने क्या करा, यहाँ पे चेक करा, तीनों बिल दिखा देगा। ठीक है। पंजाबी कंप्यूटर एसेसरीज, श्याम कंप्यूटर, गुरु कंप्यूटर। ठीक है। ये जो पंजाबी है पंजाब का है, तो यहाँ पे सिर्फ आईजीएसटी लिखा हुआ है। बाकी दोनों में सीजीएसटी एचजीएसटी लिखा हुआ है। तो टोटल 25,822 हमने टैक्स कलेक्ट किया कस्टमर से। ठीक है ना। टोटल हमने ये तीनों टैक्स कलेक्ट किए हैं, 8,316, 5,040 और 12,466। ठीक है। ये हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, बट हमने क्या करा है, गवर्नमेंट को ज्यादा पे कर दिया है ना। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, टोटल हमारा टैक्स बता रहा है 25,822। यहाँ पे भी दिखा देगा ये देखो सेल्स की। जीएसटीआर 3 में दोनों दिखाता है, परचेज और सेल। ठीक है ना। ये ध्यान रखना। तो हमारा क्या है ना, गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा जो है वो टैक्स अभी भी है 3,928 रुपए, बट स्टॉक जो हमारा नील हो चुका है। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, परचेज और सेल से रिलेटेड अगर हमें ट्रांजेक्शन करने हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।